जो नई जनरेशन फिल्म इंडस्ट्री में आई हुई है ना, उनका गाँव की तरफ, गाँव के वातावरण की तरफ, लोगों की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो इतना नकारात्मक है कि वो कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक उन्हें वहाँ पर दिखेगा ही नहीं। देखिए, जिसको जिस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाना है, आप गुदा मैथुन से सुख लो या जिस 50 प्रकार के अलग अलग मैथुन के प्रकार है, जो भी जिससे जैसे सुख लेना है ले सकता है, पर ये कोई विक्टिम कार्ड खेलने का टूल नहीं है, या परिवार की जिम्मेदारी, बच्ची की जिम्मेदारी से भागने का ये कोई टूल नहीं है। ये कम से कम बात समझने की आवश्यकता है ना। मेरे ख्याल से इंटरडिपेंडेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे, अगर विवाह की हम बात करें। भाई तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये लोग देखिए हमेशा महिलाओं को क्या कहते हैं कि विवाहित महिलाओं को विशेषता कि भाई तुम इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो। भाई विवाह में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न पति होता है, न पत्नी होती है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। और ये कहेंगे कि भाई महिला को अपना अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना चाहिए। भाई बिजनेस किसी का भी परिवार में इंडिपेंडेंट नहीं होता, ना पति का भी बिजनेस अपना इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो पूरे परिवार का होता है, पत्नी का भी उस पर उतना ही अधिकार होता है। इन लोगों का अपना महिला को इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या है कि पति से तोड़ देना है, परिवार से तोड़ देना है, उसका एक अलग आइडेंटिटी अलग खड़ा करना है। विवाह में कोई भी अलग नहीं, किसी को अलग रहना है ना तो भाई विवाह में पढ़ो ही मत, किसी बेचारे मासूम व्यक्ति का जीवन बर्बाद मत करो, कम से कम यही मैं कहूंगा फेमिनिस्टों से। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है AKTK पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। और आज फिल्मों के बारे में बात करने के लिए हमारे पास जो सबसे बढ़िया गेस्ट हो सकते थे वही हमारे साथ हैं प्रतीक पुराड़े जी। इनको आप जानते ही होंगे, प्रतीक भाई का चैनल आपने प्रतीक पुराड़े के नाम से देखा होगा और वहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की समीक्षाएँ आपने देखी भी होंगी। फिल्मों की समीक्षाओं के साथ साथ वो जो उसका इतिहास होता है और कोई भूगोल होता है, सब कुछ वो जानकारी देते हैं आपको उस पर्टिकुलर फिल्म से रिलेटेड। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक भाई, आप हमारे साथ आए और आज हम एक सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगस्त और सितंबर में जो फिल्में आई हैं उनके साथ, और प्रयास करेंगे कि हर महीने जो भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनके ऊपर एक सार्थक चर्चा आपके साथ की जाए इसी शो के ऊपर। तो अगस्त में जो हमारी मुख्य फिल्में आई हैं वो एक तो स्त्री 2 है, एक खेल खेल में है अक्षय कुमार वाली, और एक वेदा। ये 3 फिल्में हैं मुख्य जो हमारी रही हैं। इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो साल की सबसे बड़ी, वर्ष की सबसे बड़ी फिल्म बन गई और जो एक्चुअली बन गई, मतलब कई फिल्में तो ऐसी होती है कि टिकट बिके ना बिके, कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाए तो उससे बहुत बड़ी फिल्में बन जाती हैं। मतलब एक दो फिल्में तो ऐसी है जिनका मतलब मैंने फ्राइडे को रिलीज़ हुई, सैटरडे को मैंने उनका थिएटर पे देख रहा था कितनी बुकिंग है, तो सारी सीटें खाली पड़ी थी, पर वो सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है। तो स्त्री 2 की हम बात करें अभी यहाँ पे, जो एक्चुअली सबसे बड़ी हिट बनी है। तो आप बताइए, क्या लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, कैसी फिल्म है, कैसी नहीं है? सबसे पहले तो अनुज भाई, गरुड़ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पर। और ये बहुत बढ़िया शुरुआत है कि हर महीने हम उस महीने की जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उन सब के बारे में एक साथ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे जितने हमारे राष्ट्रवादी दर्शक हैं उनको भी इससे काफ़ी लाभ होगा, फिल्मों के बारे में भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो स्त्री 2 से अभी हम शुरुआत करने वाले हैं जी। रिलीज़ होकर तो काफ़ी दिन हो गए, 15 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हुई थी। और पहले तो जब इसका ट्रेलर मैंने देखा था तो इतना कुछ ऐसा लगा नहीं था कि कुछ ज़्यादा एक्टिविज़म वगैरह वो कुछ इसमें डालेंगे। सोचा था कि चलो यार एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, बिल्कुल वैसी ही होगी। और जब फिल्म शुरू हुई तो लगभग फर्स्ट हाफ तक भी कुछ हमें लगता भी नहीं कि भाई फिल्म में वो कुछ ऐसा डालने वाले होंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक आध डायलॉग केवल शुरुआत में फर्स्ट हाफ में उन्होंने डाला है कि भाई ये जो सरकटा दानव है वो चूल्हे चौके तक केवल महिलाओं को सीमित करके रखना चाहता है। और शुरुआत में ओपनिंग सीन में ही, वैसे एक ओपनिंग सीन भी है जहां पर एक सिगरेट पीने वाली लड़की को वो उठा करके लेकर के जा रहा है, पर वो फर्स्ट हाफ में केवल इतनी बातें थी। पर जैसे ही सेकंड हाफ में फिल्म जाती है उसके बाद में तो पूरा का पूरा सेकंड हाफ ही उन्होंने डेडिकेट कर दिया था अपने एक्टिविज्म के लिए कि भाई हमको तो पेट्रियार्की को, पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ फेंकना है।
और ये सब बातें इतनी सटल वे में थी ना कि अधिकतर दर्शक जब हम हंसते खेलते हुए कुछ बात बताते हैं ना तो वो बातें हम उतनी सीरियसली लेते भी नहीं हैं, और वो अंदर घर भी कर जाती है, असर भी कर जाती है वो सारी बातें। अब जैसे कि स्त्री 2 का ही वो तमन्ना भाटिया का जो सॉन्ग है आज की रात, काफ़ी वायरल भी हुआ, आपने भी देखा होगा। स्कूल में बच्चों ने भी उस पर शिक्षक दिन पर तक डांस वगैरह किया, आपने वो वीडियो वगैरह भी देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी विरोध तो हुआ सोशल मीडिया पर उस सॉन्ग का, पर फिल्म भी तो वही कहना चाहती है ना कि भाई जो आधुनिक सोच वाली लड़कियां हैं उनका जो विरोध करते हैं वो सरकटे दानव जैसे होते हैं। वो तो अब सरकटे दानव का पूरा कैरेक्टर किस प्रकार से उन्होंने लिखा है ये अगर आप देखेंगे तो वो पितृसत्तात्मक समाज का पक्षधर उसको दिखाया है। और जब वो गाँव के लोगों को पोजेस कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, तो गाँव के लोग आप देखिए क्या कर रहे हैं। वो गाँव में जो कुछ सेमी पॉर्न फिल्मों के पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं उन पर वो कालिक पोत रहे हैं, जा कर के महिलाओं को घर में दबा करके रख रहे हैं, बच्चियों को स्कूल में नहीं जाने दे रहे हैं, ये सब बातें वो दिखा रहे हैं। और उसके साथ में ही जो भी आधुनिक सोच की महिलाएं जिनको कहा है, जैसे कि शुरुआत में सिगरेट पी रही है एक लड़की, उसको उठा करके लेके जा रहे हैं, या तमन्ना भाटिया का जो पात्र है जो आइटम सॉन्ग कर रहा है उसको वो उठा करके लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को ये सरकटा दानव टारगेट कर रहा है। और टारगेट करने के बाद में एक पैरेलल यूनिवर्स उन्होंने दिखाया है, जैसे कि हॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखा हुआ है पैरेलल यूनिवर्स। तो एक पोर्टल ओपन होता है जो स्त्री और पुरुष एक साथ में मिलकर के ही उस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है। तो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर का पात्र फिल्म के एंडिंग में आपने देखा होगा कि वो एक हो जाते हैं और फिर वो पोर्टल ओपन होता है और दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में वो जा रहे हैं। और वहाँ पर वो सारी जो महिलाएं हैं उनको मुंडन करके सफेद साड़ी में उसने बांध करके एक प्रकार से वहां पर के बांध करके रखा है सरकटे दानव ने। तो इस प्रकार से ये इस कैरेक्टर को उन्होंने प्रस्तुत किया। और साथ में ये भी कहा है कि सरकटा दानव ये जो चंदेरी गांव है उसको 200 वर्ष पहले के समय में लेकर के चला जाएगा, इस प्रकार का भी डायलॉग आप फिल्म में सुनेंगे। मतलब एक प्रकार से फिल्म कहने का प्रयास करती है कि 200 वर्ष पहले भारत ऐसा था, मतलब महिलाओं पर कितने यहाँ पर अत्याचार होते थे, महिलाओं को कैसे दबाकर कुचल कर रखा जाता था भारत में आज से करीब 200 वर्ष पहले के समय में। मुंडन करवाना, सफ़ेद साड़ी में उनको बांध करके रखना। तो एक जो आप देख लीजिए ब्रिटिशों ने जो देवदासी प्रथा, कुप्रथा का जो एक झूठ यहाँ पर फैलाया, सती कुप्रथा का जो एक झूठ फैलाया, और हमेशा से एक नकारात्मक वातावरण की भाई ये एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी रही है भारत की हमेशा से, यहाँ पर महिलाओं को कभी भी कोई अधिकार नहीं रहे हैं और इस सभ्यता ने, हिंदू संस्कृति ने हमेशा से महिलाओं पर अन्याय अत्याचार किए हैं। तो वही एक बहुत ही सटल वे में वही बात वो कहने का, दिखाने का फिल्म के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और फिल्म के एंडिंग में फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो सरकटे दानव से लिबरेट कर रहे हैं उन सभी महिलाओं को। कुल मिलाकर आप एक हॉरर कॉमेडी बना रहे हैं तो आप जस्ट लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी फिल्में बना सकते हैं। आज से पहले आप देख लीजिए 2010 से पहले तक भी बॉलीवुड की कुछ कॉमेडी फिल्में आप देखेंगे, जैसे कि भूल भुलैया का ही उदाहरण ले लीजिए। मेरे अनुसार वो तो सबसे पहली वाली है, दूसरी वाली नहीं, वो तो अक्षय कुमार बहुत खराब थी। हाँ, पहली वाली 2007 में जो आई थी वो सच में बहुत बढ़िया हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। आप उसमें देख लीजिए कहीं पर भी कोई एक्टिविज्म नहीं है, कोई गांव के पुरुष दरिंदे हैं वो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं और उनको कोई लिबरेट करना है या किसी पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ फेंकना है, कुछ भी एक्टिविज्म नहीं था। सिंपल प्लेन फिल्म, लोग गांव के लोग हैं, मासूम लोग हैं, भोले भाले लोग गांव के दिखाए गए हैं, कॉमेडी डाली हुई है, थोड़ा हॉरर है, कोई एक्टिविज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अचानक से अभी पिछले अगर आप उस एक गाने को छोड़ दो तो वो प्रोपेगेंडा आपको अधिक देखने को नहीं मिलता। वो एक गाना उनका प्रॉब्लमेटिक था 2007 वाली फिल्म में, जबरदस्ती स्क्रीन शो उन्होंने डाला है हरे राम हरे कृष्ण के साथ में, तो वो एक बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। वो बॉलीवुड की आदत है, वो पूरा तो कुछ ढंग का वो बनाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो वो डालेंगे ही। पर कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक चित्रण की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। चलो स्क्रीन शो वगैरह वो एक थोड़ा अलग विषय हो गया, पर सामाजिक चित्रण की जहां तक बात है, गाँव का वातावरण, गाँव के लोग मासूम भोले भाले, कहीं पर कोई पितृसत्तात्मक समाज का कोई नौटंकी नहीं, कुछ नहीं तो आजकल आप देख लीजिए सन 2010 के बाद में विशेषतः जितनी भी ये कथित रूप से कॉमेडी फिल्में आई हुई है ना, विशेषतः आप देख लीजिए राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, इनकी ही कॉमेडी फिल्में अधिकतर आपको देखने को मिलेंगी। हर एक फिल्म आप इनकी उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ एक्टिविज्म आपको देखने को मिल जाएगा।
चाहे वो सेक्सुअल लिबरेशन को लेकर के हो, या परिवार में माता पिता किस प्रकार से रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स है, फिर उनको लिबरेट करने को लेकर के कुछ ना कुछ थीम होगी, या फिर LGBTQ एजेंडा को लेकर के इनकी बहुत सारी फिल्में आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव दोनों की भी आई हुई है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ वो एक्टिविज्म के साथ में ही कॉमेडी हमें अधिकतर 2010 के बाद में देखने को मिली है। या इवन आप प्रियदर्शन जी की आप पुरानी फिल्में कॉमेडी देखेंगे तो मालामाल वीकली देख लीजिए, परेश रावल, और आपको याद होगी मालामाल वीकली, शायद आपने देखी भी होगी। बहुत ही सिंपल से प्यारे गांव के लोग, गांव का वातावरण, इस प्रकार का ही चित्रण देखने को मिलता था। परंतु अभी जो नई जनरेशन फिल्म इंडस्ट्री में आई हुई है ना, उनका गाँव की तरफ, गाँव के वातावरण की तरफ, लोगों की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो इतना नकारात्मक है कि वो कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक उन्हें वहाँ पर दिखेगा ही नहीं। और स्त्री 2 भी इसी प्रकार से इसी मानसिकता से ग्रसित हमें देखने को मिलती है। उसमें जो सरकटा दानव है वो संस्कारों की रक्षा की भी बात करता है। आप देख लीजिए, जब वो गांव के लोगों को पोजेस कर रहा है तो गांव के लोग तुरंत संस्कारों की रक्षा की बात करने लग जाते हैं, कालिक वगैरह पोतने लग जाते हैं। तो अगर कोई अश्लील फिल्मों की, पॉर्न फिल्मों का विरोध कर रहा है तो विरोध करने वाले सरकटे दानव कैसे हो गए? और अश्लीलता का या पॉर्न फिल्मों का विरोध करना, या फिर कोई सिगरेट पीने की भी अगर बात हो तो वो कोई लिबरेट होना कैसे हो गया? चाहे वो पुरुष पे या स्त्री पे, दोनों गलत ही बात है। देखिए, किसी पात्र को आप फिल्म में ऐसे ही रैंडमली कुछ सिगरेट पीते हुए दिखा दो, वो एक अलग बात हो जाती है। परंतु आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई पितृसत्तात्मक समाज ने हमको दबाया था और हम पीकर कुछ बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आ जाती है। आप किसी रैंडम कैरेक्टर को दिखा दो, आदमी देख करके भूल भी जाएगा, परंतु आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि भाई हम ये सिगरेट पी करके या फिर ये आइटम सॉन्ग वगैरह ये सब बातें करके कुछ बहुत महान कार्य कर रहे हैं, समाज को लिबरेट कर रहे हैं, और ये पितृसत्तात्मक समाज ने, संस्कारों की बात करने वाले जो लोग हैं वो हमें दबा करके कैसे रखते हैं। ये मेन प्रॉब्लम तब आ जाती है कि आप उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो ये स्त्री 2 में ऐसी बहुत सारी बातें हमें प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलती है। और दूसरी बात, आप देख लीजिए, अक्षय कुमार का भी एक केमियो आपको स्त्री 2 में देखने को मिलेगा, जो अपने आप को कुछ शाहजहां या कुछ ऐसा मुगल बादशाह ही कुछ मानता है। आपको आपने शायद गर्वित भाई ने या अनुज भाई ने देखी है स्त्री 2, है ना? तो उसमें फिर जी, मुगल बादशाह वो अपने आप को मान रहा है, और सरकटा दानव उसका ही कोई पूर्वज है, उसी से वो लिंक्ड है, ऐसा बताया गया है फिल्म में। हालांकि वो मुगल है, परंतु उसी जो सरकटा दानव है, जब वो महिलाओं को उठा करके लेकर के जा रहा है गांव की, तो कहीं पर भी वो कोई इस्लामिक वेशभूषा में उन महिलाओं को रख रहा हो, ये हमें देखने को नहीं मिलता। वो सफ़ेद साड़ी में मुंडन करके उन्हें वो पैरेलल यूनिवर्स में बंद कर रहा है, ऐसा ही उन्होंने दिखाया है। और अक्षय कुमार का भी एक केमियो स्त्री 2 में दिखाया है। अनुज भाई या गर्वित भाई ने शायद स्त्री 2 देखी भी, आपने देखा होगा, अक्षय कुमार का भी एक केमियो है। तो उसमें देखिए, अक्षय कुमार एक उसको पागल खाने में, मेंटल असाइलम में दिखाया है, और वो अपने आप को कोई मुगल बादशाह समझता है। इस प्रकार से उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है। हालांकि वो सच में, और वो अपने आप को मुगलों के वंश से या उनसे ही वो रिलेटेड है, ऐसा कुछ वो बता रहा है फिल्म में। और सरकटा दानव भी उसका ही पूर्वज है, इस प्रकार का मेंशन उन्होंने फिल्म में किया है। हालांकि वो पागल खाने में है, मेंटल असाइलम में है, इस कारण से वो सच कह रहा है, सच में वो मुगलों के वंश से है या नहीं, ये कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया है। क्योंकि अब पागल खाने में व्यक्ति तो कुछ भी सॉन्ग रचता है, कुछ भी बोल सकता है, तो वो उन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया है कि वो सच में है या नहीं है। तो वो जो सरकटा दानव है, अब वो सच में मुगलों से जुड़ा हुआ उसको उनको दिखाना था या नहीं, पता नहीं। परंतु जब वो महिलाओं को उठा करके लेकर के जा रहा है, तो उनको वो कोई बुरके में नहीं रख रहा है, वो उनको पैरेलल यूनिवर्स में ले जा करके सफ़ेद साड़ी में और मुंडन करके ही वो वहाँ पर रखवा रहा है। तो भले ही वो अक्षय कुमार के पात्र के थ्रू उन्होंने मुगलों का मेंशन किया हो, पर उससे कुछ भी बात ऐसी सिद्ध नहीं होती है। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि बॉलीवुड वालों का ये जो एक्टिविज्म का जो कीड़ा है वो कभी जाता नहीं है। कुछ भी हो जाए, वो हॉरर कॉमेडी भी बनाएंगे तो उसमें भी उनको कुछ ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को उखाड़ फेंकना होता है, महिलाओं को लिबरेट करना होता है, उनके अनुसार अश्लीलता का या फिर पॉर्न फिल्मों का विरोध करना, आइटम सॉन्ग का विरोध करना, या फिर सिगरेट वगैरह पीना, इनका विरोध करने वाले जो लोग होते हैं वो तो सरकटे दानव की तरह होते हैं। तो ये बातें छोटी छोटी बच्चियों के, लड़कों के दिमाग में डालने का बहुत सिस्टमेटिक वे में ये प्रयास करते हैं। और ये बातें छोटी नहीं है। आप देखिए, जब एक बच्चा जब थिएटर में जाकर के इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखता है ना कि भाई
ये जो संस्कारों की बात करने वाले लोग होते हैं ना, ये ऐसे सरकटे दानव की तरह होते हैं। तो दोबारा से वो जब भी कभी संस्कारों की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की बात करने के बारे में सोचेगा ना, तो उसके मन में यही आएगा कि नहीं यार, क्या ऐसे रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स लोगों की तरह बातें करना, क्या संस्कारों की वगैरह, ये सब पिछड़ी हुई बातें हैं। हमें तो लिबरेट होना है, हमें तो बहुत मॉडर्न कूल वगैरह बन करके जीना है। तो ये बहुत सटल वे में ये बातें बच्चों के दिमाग में ऐसी फिल्मों के थ्रू डाली जाती है। तो यही स्त्री 2 के बारे में मेरे सब विचार थे। प्रतीक बाकी भाई, आपने इसमें अगर देखो, आपने स्त्री 2 देखी तो आपका भी थोड़ा सा विचार बताइए कैसी लगी मैं आपको। दोनों ने देखी है। हाँ, मैं एक्चुअली इसमें यही कहना चाह रहा था कि मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी फिल्म में आप एक्टिविज्म करना चाहते हैं। एक्टिविज्म इज अ गुड थिंग। एक्टिविज्म इज अ वर्ड जो कि ऑफ कोर्स फिल्म एक माध्यम है जो लोगों तक साला उनके दिमागों में छा जाती है। हम लोग अपने हेयर स्टाइल से लेकर चीज़ें जो होती हैं वो कॉपी करते हैं फिल्मों से। तो एक्टिविज्म अगर फिल्म में है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम आ जाती है उस कंडीशन में जब आप फॉर एग्जांपल मॉडर्निटी या फिर महिला सशक्तिकरण उसके एग्जाम्पल्स देते हो कि सिगरेट पी रही है महिला तो वो सशक्तिकरण हो रहा है, या फिर वो थोड़े कम कपड़े पहनकर नाच रही है, या फिर वो स्टेप्स कर रही है, हाँ, जिस्म फरोशी कर रही है जिसको बोला जाता है प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त है। अब तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर इसमें वही है ना, एक प्रोस्टिट्यूट का ही तो कैरेक्टर दिखाया है। वो पॉइंट ये है कि देखो मुझे अब यार देखो दुनिया में प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं, राइट, और उनकी अपनी एक आवश्यकता होगी कि समाज के किसी अंग में, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट है आप उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। जो महिला सशक्तिकरण नाम की चीज़ होती है ना, वो महिला सशक्तिकरण इन चीज़ों से नहीं होता है, वो होता है महिला को पढ़ाने से। वो होता है कि यदि वो कुछ फॉर एग्जांपल आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहती है या फिर किसी ऐसी कुछ खेलना चाहती है, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहती है, तो माँ बाप उसके जो बच्चा दूसरा बच्चा है, पुरुष है या फिर जो बालक है, लड़का है, उसके बराबर ही अधिकार उसको दें। तो यहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण की बात उसको उस तरीके से भी दिखा सकते थे, पता नहीं मुझे। और एट टाइम्स क्या होता है ना, बट दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू बॉलीवुड ओनली। जब मैं ये देख रहा था, हाउस ऑफ कार्ड्स एक सीरीज़ है, हाउस ऑफ कार्ड्स है या फिर क्या है, हाउस ऑफ कार्ड्स। हाँ, हाउस ऑफ कार्ड्स है ना। तो उसमें भी अगर आपको एक पावरफुल विमेन दिखानी है ना, तो वो सुट्टा ले रही है, सुट्टा लेते लेते सोच रही है। तो पॉइंट यहां पर आ जाता है नहीं, कि मैंने वही बात कही ना कि आप किसी कैरेक्टर को सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हो या कुछ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप किसी पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, या उसे कुछ बहुत महान कार्य के रूप में दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम तब आ जाती है। आप जीवन के एक पहलू के रूप में दिखा दो कि भाई एक व्यक्ति है, वो उसका एक जीवन का पहलू है, वो पी रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसको उसको एक लिबरेशन के साथ में जोड़ देते हैं कि भाई पितृसत्तात्मक समाज ने आपको दबा करके रखा था और आपको उससे लिबरेट होना है। हाँ, और लिबरेशन का मतलब आप शिक्षा नहीं दिखा सकते, लिबरेशन का मतलब आप ये नहीं दिखा। अच्छा, उसमें एक वो लड़की होती है जो ये राजकुमार राव का फ्रेंड होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसको सबसे पहले सरकटा लेकर जाता है, वो दिखाया जा रहा है कि वो मल्टीपल लोगों के साथ शी इज स्लीपिंग एंड शी इज इजीली अवेलेबल। तो बेसिकली आपने लिबरेशन के एक एक एंगल को इन्हीं चीज़ों से जोड़ा है। आप सिगरेट पीने से जोड़ रहे हो, आप प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ रहे हो, आप उल्टे सीधे कपड़े पहनने से जोड़ रहे हो, या फिर आप 50 लोगों के साथ सोने से लिबरेशन को जोड़ रहे हो। तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये इसमें ना और भी कई चीज़ें हैं, मतलब केवल एक ये नहीं, और ये आपको पूरी बॉलीवुड की लॉबी में दिखेगा या हॉलीवुड में भी यही सब चीज़ें दिखेंगी। आप कोई भी फिल्म उठा लो, लिबरेशन का अर्थ यही आपको दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप अपनी फिल्म मत उठाओ, आप केवल सोसाइटी में जाके बात कर लो, किसी से भी बात कर लो, तो लिबरेशन का अर्थ केवल आपको यही दिखता है। अरे यार तू तो कंजर्वेटिव है यार, वो कॉन्जर्वेटिव एक गाली की तरह बोला, अरे यार तू तो कॉन्जर्वेटिव, मतलब गाली की तरह कॉन्जर्वेटिव को बोला जाता है। और लिबरेशन होना मतलब बहुत अच्छी कोई तगड़ी बात हो गई है। नहीं, बट नहीं वो लिबरेशन में क्या, लिबरेशन में क्या कि मैं शराब पी रहा हूं तो मैं लिबरेट हूं, मैं सुट्टा मार रहा हूं तो भाई मैं लिबरेट हूं। ये जब ये अरे अभी ना ये एक स्टडी आई है, अभी ऑफ लेट ही एक स्टडी आई है, उसमें बताया गया है कि अगर महिला अल्कोहल पीती है, शराब पीती है, तो उसका जो लिवर है वो पुरुष के मुकाबले कोई 5 गुना ज़्यादा तेजी से लिवर डैमेज होता है महिला का। तो इसलिए एक घड़ी को पुरुष का अल्कोहल पीना ठीक है, पर महिला को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ये वो स्टडी कहती और है। ये देखिए, और अल्कोहल शराब पीने की भी जहां तक बात है ना, स्त्री और पुरुष आप किसी भी ट्रेडिशनल फैमिली में चले जाइए, शायद ही ऐसे कोई पेरेंट्स होंगे जो उसका बच्चा रात को शराब पी करके आए तो वो उछलने कूदने लग जाते होंगे। ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स, माता पिता बच्चे को, लड़का भी हो तो भी उसको उतना ही डांटेंगे, उल्टा लड़का हो तो उसको बिल्कुल। 2 डंडे ज्यादा मारेंगे। Exactly. लड़की होगी तो चलो कोई गलती होने पर लड़की पर शायद हाथ नहीं उठाते माता पिता, पर लड़के को तो उल्टा ज्यादा डांटते हैं, मारते हैं। मैंने तो अपने जितनी ट्रेडिशनल फैमिलीज है मैंने वही हमने वहां भी यही यहाँ पे- देखा है कि बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस उल्टा ज्यादा होते हैं लड़कों के ऊपर। सही बात है। हमने भी यही देखा है। भाई साहब, हम तो हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा में अगर कोई दारू पी के अपने घर में आ जाए तो माँ बाप ये कह रहा फिर मूत पी के आ गया। ये बोलते भाई साहब, यहाँ तो बात ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको इक्वेट यहाँ के लोग इससे करते हैं। और आप देखोगे हरियाणा में जो है अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी कम है। अगर आप देखो तो अल्कोहल और नॉनवेज का कंजम्पशन जो है यहाँ पे काफ़ी कम है। पर अगर यही लिबरेशन है, इसको ही लिबरेशन मानते हैं, तो भाई सबके माता पिता जो है वो उसके आगे चले उसमें अगली फिल्म पे चलते हैं ना। हाँ बस 1 मिनट में। अगर यही लिबरेशन है तो भाई माता पिताओं को नाचना चाहिए, अरे आज तो हमारा बेटा दारू पी के आया है, क्या बात है। हाँ, तो मतलब स्त्री की अगर हमने बात कर ली, उसके प्रोपेगेंडा की हमने बात कर ली, पर एक टेक्निकल रूप से अगर देखा जाए उसके प्रोपेगेंडा को साइड में करते हुए, तो वो फिल्म कैसी है? तो स्त्री 2 ऑब्वियसली वेल मेड फिल्म है। मैंने इसके रिव्यू में भी कहा था कि फिल्म में कुछ यूनिक उन्होंने ट्राई किया है, कुछ अलग दिखाया है, जैसे कि सरकटा दानव जो अपना सर अपने हाथ में लेकर के घूम रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ अलग नया दर्शकों को देखने को मिलने वाला था। तो मैंने रिव्यू में भी कहा था कि भाई ये फिल्म पैसे कमाएगी, क्योंकि ऐसा इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी बॉलीवुड की फिल्म में कुछ ऐसा अलग यूनिक उन्होंने ट्राई किया हो। तो कंसेप्ट अलग था, यूनिक था, कुछ नया उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और साथ में ही जो जहाँ तक बात है सीजीआई की, जो सरकटे दानव का सर वगैरह उन्होंने जो क्रिएट किया है, वो कुछ बिल्कुल परफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत इंप्रूवमेंट वहाँ पर हो सकती थी, पर ठीक ठाक था यार। मतलब निराश भी नहीं करता, एकदम खराब नहीं लगते विजुअल्स कुल मिला करके। बाकी जो रात के सीन्स थे ना स्त्री 2 के, वो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आंखों के सामने छा जाता है। मैंने थिएटर में फिल्म देखी थी, तो रात के सीन्स के समय बिल्कुल ऐसे आंखें तान कर देखना पड़ रहा था मुझे कि भाई हो क्या रहा है स्क्रीन पर। तो वहां पर जो ब्राइटनेस वगैरह होनी चाहिए थी वो थोड़ी कम थी। सीजीआई भी और बेटर हो सकता था सरकटे दानव का। और बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, परफॉर्मेंसेस वगैरह की बात करें, तो वहां पर फिल्म हमें कहीं पर भी निराश नहीं करती है। अच्छी थी फिल्म, और इसी कारण से फिल्म ने पैसे कमाए भी है। शुरुआत से अंत तक हमें बांध करके रखती है। और इवन इतना टॉक्सिक प्रोपेगेंडा होने के बाद भी जिस प्रकार से उसको शुगर कोट करके उन्होंने प्रस्तुत किया है ना, तो इसमें तो डायरेक्टर की कला ऑब्वियसली है, वो तो माननी पड़ेगी हमें। सो बेसिक राइटिंग भी मेरे को लगी कि राइटिंग जो डायलॉग्स लिखे हैं वो डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको हंसा देते हैं। तो वो बिल्कुल बिल्कुल हंसाते हैं फिल्म। हाँ, तो ये बेसिकली हम इसको एक इस तरीके से एक बेंचमार्क की तरह से ले सकते हैं, जिसमें आप सटल वे में एक प्रोपेगेंडा आपने एक्टिविज्म डाला है, जो एक्टिविज्म समाज के किसी काम का है नहीं, राइट? बट द फिल्म इज़ वेल मेड, द फिल्म इज़ टेक्निकली गुड। और अगर आप इसको बिना ब्रेन के, बिना दिमाग के, अब क्या है ना, बट इसमें प्रतीक भाई एक दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि एक स्टडी मैं देख रहा था, उसमें ये बताया गया था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी स्टडी, क्या था कि उसमें 52% जो लोग थे उन्होंने सिगरेट पीना जो था वो फिल्मों से सीखा। अब वो सटल वे में एक पावरफुल एक्टर होता है, वो साला 10 गुंडों को मार रहा है, फिर सिगरेट जला रहा है और पी रहा है, तो बंदे में आ जाता ना थोड़ा टशन। हम चाल भी, जो हमारी चाल होती है वो तक एक फिल्म के हीरो को कॉपी करके हम चलने लग जाते हैं। सिगरेट ही नहीं, आप शराब पीने को भी देख लीजिए। आज से 40-50 वर्ष पहले अपनी पिछली जनरेशन, घर में दादा दादी नाना नानी कोई भी हो, आप उनसे पूछ लीजिए कि शराब पीने को गांव में कैसे देखा जाता था। आज से 40-50 वर्ष पहले तक। आज भी वैसे गांव में तो आज भी गलत तरीके से देखा जाता है, शहरों में काफी नॉर्मलाइज हो गई ये बातें, परंतु फिल्मों के कारण ही ये बातें नॉर्मलाइज हुई है। आज भी छोटे गांव में चले जाइए, ट्रेडिशनल फैमिलीज में चले जाइए, ये बातें बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, उसको गलत तरीके से ही देखा जाता है। तो फिल्मों के कारण, चाहे सिगरेट शराब वगैरह पीना हो, भाई स्ट्रेस हो गया तो चलो पी लेते हैं, तो ये बातें इनके माध्यम से ही नॉर्मलाइज की गई है। और अभी धीरे धीरे और भी कई सारी बातों को ये लोग नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। आज से 90 के दशक में
जो एडवर्टीजमेंट हम टीवी पर ये कुछ फिल्मों के कुछ सीन्स हम माता पिता के साथ देख भी नहीं पाते थे घरों में, आज वो इतनी आम हो गई है, इतनी नॉर्मल हो गई है कि हमें उसमें कुछ और लगता ही नहीं है। तो ये तो बदलाव हम देख ही रहे हैं। नहीं, पिछले बेटी 2-3 बाप के दशकों में साथ इतना बैठ सब के- कुछ बदलाव देखा हमने। बेटी बाप के साथ बैठ के दारू पी रही है, बेटा बाप के साथ बैठ के दारू पी रहा है, ये नॉर्मल होती जा रही हैं चीजें। पर चलिए इससे बिल्कुल। आगे अब बढ़ के हम अगली फिल्म पे चलते हैं। खेल खेल में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी जी अभी, जी जी। और उसको जी, अगर जी। मैं रिव्यू पे देखूं तो बहुत सारे लोगों ने उसको कहा है कि बहुत तगड़ी फिल्म है, अगर उसके रिव्यूज में देखूं तो। लेकिन उसमें प्रोपेगेंडा था और अच्छा खासा प्रोपेगेंडा था। प्रतीक भाई आप उसको बताइए। हाँ, आपने देखी फिल्म, आप में से दोनों में से मैंने किसी अभी ने? तक नहीं देखी, मतलब मेरे को पता था उसमें प्रोपेगेंडा है तो मैंने देखी ही नहीं। नहीं, मैंने जी, पहले ऑनेस्टली बोलो तो मैंने फिल्म का नाम ही पहली बार सुना था जब आपसे बात हुई। तो देखिए, खेल खेल में एक इटालियन फिल्म का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, और उस फिल्म के अभी तक 26 रीमेक बन चुके हैं। 26। आप सोचिए, एक इटालियन फिल्म 2017 या 16 की फिल्म है, ज़्यादा पुरानी फिल्म भी नहीं है, और तब से लेकर के अभी तक इसके 26 रीमेक बन चुके हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर, भारत में भी इससे पहले 2 रीमेक बन चुके हैं। तो मैंने हमारे चैनल पर कई बार एक बात कही हुई है कि कोई भी फिल्म, उसको अगर अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में ढेर सारे अवार्ड्स मिल रहे हो, या फिर ये जो पूरा इकोसिस्टम है इनका लेफ्ट का, वो अगर किसी फिल्म को सेलिब्रेट कर रहा हो, या उसके कई सारे रीमेक वगैरह बन रहे हो ना, तो एक बिल्कुल आंखें मूंद करके मान लेना चाहिए, बंद करके, कि भाई इसमें कुछ ना कुछ इनका वोक एक्टिविज्म डला हुआ होगा। उसके बगैर किसी फिल्म को इतना रिकॉग्निशन मिल ही नहीं सकता। फिल्में चाहे कोई कितनी ही टेक्निकली वेलमेड क्यों ना हो, परंतु अगर उसमें वोक एक्टिविज्म नहीं होगा तो ना उसको फिल्म फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट किया जाएगा, ना उसको कभी रिकॉग्निशन मिलेगा। और ये जो इटालियन फिल्म है, उसमें ये जो वोक एक्टिविज्म है ना, वो इतना सटल वे में वो सब बातें उन्होंने डाली हुई है। नॉर्मलाइज जो बातें हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले, उन सब बातों को इस प्रकार से नॉर्मलाइज किया है ना कि सामने वाले को ज़्यादा समय तक पता भी नहीं चलेगा कि भैया वो कुछ उसके विचारों में क्या परिवर्तन फिल्म लेकर के आ रही है। जैसे कि फिल्म में क्या क्या बातें उन्होंने नॉर्मलाइज की है, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बता दें तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि और भी बहुत सारी फिल्मों पर हमें बात करनी है। सबसे पहला तो जो शादी से पहले बैचलर्स पार्टी का पूरा एक वेस्टर्न ट्रेंड जो है, आप देख लीजिए, वेस्ट में शादी से पहले, भाई आज आखिरी दिन है बंधन में जाने का, तो बंधन में जाने से पहले का, तो चलो लड़कियों के साथ में मैं मौज मस्ती करूंगा, बैचलर्स पार्टी, उसमें प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह लेकर के आज लाते हैं। एक पूरी तरीके से वेस्टर्न ट्रेंड है, उसको भी इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया है। एक विवाह दिखाया है, उसी के लिए सब जो लोग एक जगह जमा हुए होते हैं। तो उस विवाह में जो लड़का है वो उसने एस्कॉर्ट्स को, एलिट एस्कॉर्ट्स को बुलाया हुआ होता है, प्रोस्टिट्यूट्स को जी। तो उसको भी उन्होंने नॉर्मलाइज किया। एंडिंग में अक्षय कुमार उसको कहता है कि भाई ज़्यादा चिंता मत कर वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उसको नॉर्मलाइज उन्होंने किया है। तो एक तो बैचलर्स पार्टी, एलिट एस्कॉर्ट्स, उसके बाद में सबसे प्यारा विषय बॉलीवुड का सेक्सुअल लिबरेशन, जो फरदीन खान का कैरेक्टर है उसको उन्होंने गे दिखाया है। भाई उसका शारीरिक संबंध बनाने का जो प्रेफरेंस है, सेक्सुअल प्रेफरेंस है, वो क्या कहे, गे है, होमोसेक्सुअल, उसको कुल मिलाकर दिखाया है। अब उस पात्र को उन्होंने कैसे लिखाया आप देखिए। उसका विवाह हो गया था करीब 10-11 वर्ष पहले, 10 साल की बच्ची है उसे, और फिर अचानक से वो अपनी पत्नी को, बच्ची को छोड़ दे रहा है, और एक कॉलेज में कुछ शिक्षक था वो, पर वहाँ पर एक लड़के के साथ में वो फिजिकल रिलेशनशिप में था फरदीन खान का कैरेक्टर, तो उसको निकाल दिया जाता है स्कूल से, स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा। फिल्म की शुरुआत में जब उसकी एंट्री होती है, बड़ी एक लग्जरी कार में वो आ रहा है, और डिप्रेस्ड, रोतड़ू चेहरा, उतरा हुआ चेहरा है उसका। सब उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है वगैरह वगैरह, तो वो कुछ बोलता नहीं है। और उस समय फिर वो बता रहा होता है कि भाई मुझे नौकरी से कैसे निकाल दिया, तो थोड़ा एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर वो स्कूल के मैनेजमेंट के सामने खड़ा है, और दरवाजे के, कांच का दरवाजा है, उसके बाहर एक लड़का खड़ा है। तो उसी समय पता चल गया था कि भाई ये आगे जाकर के क्या दिखाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने वहाँ पर तुरंत रिवील नहीं की उस बात को। तो फिल्म के एंडिंग में जाकर के फरदीन खान का कैरेक्टर, वहाँ बैठे उसके जो फ्रेंड्स वगैरह है ये सब, तो उनको वो कहता है कि यार तुम लोग कहाँ, कौन से ज़माने में अटके हुए हो। मेरी बेटी देखो 10 साल की है, वो कितनी प्रोग्रेसिव है, कितनी आगे बढ़ गई वो। उसे मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक लड़के के साथ में रिलेशनशिप में हूँ, तो उसने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बेटी देखो कितनी प्रोग्रेसिव हो गई है, उसने तो मुझे आगे जाने का परमिशन दे दी है।
मतलब आप देखिए, एक छोटी बच्ची को यूज करके वो अपने परिवार, बच्ची के प्रति उसका जो कर्तव्य है उससे भागने के लिए, वो एक जस्टिफिकेशन जो उसको चाहिए था उसके लिए छोटी बच्ची का उन्होंने यूज किया है। और ये कोई एक अकेली फिल्म ने खेल खेल में ऐसी बात नहीं है। माधुरी दीक्षित की एक फेम गेम नाम की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर है, कोई भी जाकर के देख सकता है। उसमें भी उसमें तो 2-3 कैरेक्टर है ऐसे, उन्होंने एलजीबीटी को एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। माधुरी दीक्षित के पात्र का बेटा भी उसको इसी प्रकार से दिखाया है। उसको भारत में सेक्सुअल लिबरेशन के अनुसार वो जी नहीं सकता, तो अमेरिका में उसे जाना होता है, ये उन्होंने दिखाया है। साथ में एक महिला पुलिस ऑफिसर है, उसे लेस्बियन दिखाया है। और वो महिला पुलिस ऑफिसर एक जिस दूसरी महिला के साथ में रिलेशनशिप में है ना, वो विवाहित होती है और उसका एक बेटा है, पर वो अपने पति को छोड़ देती है, बेटे को पति से दूर करके इस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ में रह रही होती है। भाई, पति के प्रति जिम्मेदारी क्या होता है, वो तो कोई मायने रखती नहीं बात है। हमारे लिए हमारा सेक्सुअल प्रेफरेंस मायने रखता है कि भाई मुझे महिला पुलिस ऑफिसर के साथ में शारीरिक संबंध बनाने हैं, उससे मुझे सुख लेना है। तो अपने बच्चे को भी पति से दूर करके यहाँ पर लेकर के आ रही है महिला पुलिस ऑफिसर के पास में, और इसको उन्होंने बड़ा ही ग्लोरीफाई किया, इस बात को बड़ा आदर्शवादी दिखाया उस महिला पुलिस ऑफिसर को भी। और वो जिस महिला के साथ में रिलेशनशिप में है, या वो अपने पति को छोड़ रही है, बच्चे को साथ में लेकर के आ गई, अब वो बच्चा क्या सीखेगा? अब उसकी माँ अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर महिला पुलिस ऑफिसर के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है और उसके साथ वो लेकर के आ गई है। इन बातों को ये नॉर्मलाइज करते हैं। ये तो फेम गेम का एक उदाहरण दिया। इसके अलावा सुपर डिलक्स का आपने बहुत नाम सुना होगा, विजय सेतुपति की, बहुत बहुत सेलिब्रेट किया जाता है उस फिल्म को। उसमें भी आप देख लीजिए विजय सेतुपति का जो पात्र, हाँ मलयालम फिल्म है ना, तमिल है, नहीं तमिल फिल्म है, तमिल फिल्म है। तो उसमें भी आप देख लीजिए, सुपर डिलक्स में जो विजय सेतुपति का पात्र है ना, पुरुष है, वो बायोलॉजिकल मेल है, जन्मतः पुरुष होता है, उसका विवाह हुआ है, छोटा सा बच्चा है उसका 4-5 साल का, और अचानक से उसको एक दिन मन में आता है कि भाई नहीं, अब मैं अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करता हूं। वो घर छोड़ के चला जाता है, घर छोड़ के जाता है, सेक्स चेंज ऑपरेशन करता है, जो भी उसके लिंग, जो भी शिश्नेंद्रिय को काट कर वजाइनोप्लास्टी वगैरह जो भी वो करते होंगे, सेक्स चेंज ऑपरेशन करता है, साड़ी वगैरह पहन करके घर पर आ रहा है, और बाद में अपने बच्चे को ले जाता है और उसको ये सब बातें उसके दिमाग में डाल रहा है कि कैसे जेंडर को लेकर के मेरे अपने अलग जेंडर से मैंने आइडेंटिफाई किया वगैरह वगैरह, ये छोटे बच्चे के दिमाग में वो डाल रहे हैं। और इस फिल्म को ये लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, सुपर डिलक्स को। हाँ। उसका तो ये केवल एक सब प्लॉट है, 4 फिल्में उसमें, चारों की चारों इसी प्रकार की प्रॉब्लमैटिक है। और केवल यही नहीं है, हॉलीवुड में भी तो, हॉलीवुड में तो भाई यार इतने उदाहरण दे सकता हूं ना कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर फरदीन खान का भी पात्र आप देख लीजिए, 10 साल की बच्ची, एक पिता का कर्तव्य क्या है कि अपने पत्नी के प्रति, बच्ची के प्रति उसका जो कर्तव्य वो पूर्ण करे। उसको अपना सेक्सुअल प्रेफरेंस महत्वपूर्ण है और इस कारण से वो बच्ची का यूज कर रहा है, कह रहा है कि देखो मेरी बच्ची कितनी प्रोग्रेसिव हो गई, तुम लोग पिछले जमाने में अटके हुए हो, उसने मुझे छूट दे दी मेरे मन के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने की। देखिए, जिसको जिस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाना है, आप गुदा मैथुन से सुख लो या जिस 50 प्रकार के अलग अलग मैथुन के प्रकार है, जो भी जिससे जैसे सुख लेना है ले सकता है, पर ये कोई विक्टिम कार्ड खेलने का टूल नहीं है, या परिवार की जिम्मेदारी, बच्ची की जिम्मेदारी से भागने का ये कोई टूल नहीं है। ये कम से कम बात समझने की आवश्यकता है ना। पर इनको तो बस परिवार हमारे लिए कोई, हमारा सेक्सुअल प्रेफरेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने है रखता है। और ये केवल गुप्तांगों के घर्षण से मिलने वाला सुख है, जिसको लेना है लो, सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है, कोई किसी को रोक नहीं रहा, पर भाई वो जस्ट गुप्तांगों के घर्षण से मिलने वाला सुख होता है मैथुन, इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं है। पर इनको तो विक्टिम कार्ड खेलना है, रोना धोना है, डिप्रेशन एंजाइटी का नौटंकी करके इन बातों को जस्टिफाई करना है, बच्चों के दिमाग में ये सब बातें उनको डालनी है। तो ये खेल खेल में तो ये एक सेक्सुअल लिबरेशन हो गया, बैचलर्स पार्टी हो गया, एलिट एस्कॉर्ट्स को नॉर्मलाइज किया है। इसके अलावा ओपन मैरिज को भी उन्होंने प्रमोट किया है यहाँ पर इनडायरेक्टली, खेल खेल के माध्यम से। अक्षय कुमार की जो पत्नी दिखाई है वो कहीं पर इटली में गई थी, वहाँ पर कोई आंद्रे नाम का लड़का उससे मिला था, उसके साथ वो अभी भी चैटिंग वगैरह कर रही है। तो अक्षय कुमार उससे पूछता है किससे बात कर रही हो, तो वो बताती है कि पहले वो छुपा देती है, बाद में अक्षय कुमार को पता चलता है, तो वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, या तुम उसके साथ सोई थी नहीं थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, इस प्रकार की वो बात कहता है। और फिर एंडिंग में जिस विवाह के लिए जमा हुए होते हैं ना, वहाँ पर वो माइक लेकर के सबको उपदेश दे रहा है कि भाई
विवाह कोई ओनरशिप नहीं होती, ये तो जस्ट पार्टनरशिप होती है। आपकी पत्नी जो आपको आज पसंद है या उसे आप पसंद हो, या आवश्यक थोड़ी कि जीवन भर ऐसा ही रहे, कल किसी और को आपकी पत्नी पसंद आ सकती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार की बातें ये लोग वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं कि भाई विवाह कोई ओनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप होती है। नहीं, विवाह में पति और पत्नी दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर उतना ही अधिकार होता है। ये कोई केवल पार्टनरशिप नहीं है जो आप शरीर की शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो। ये कोई लिव इन नहीं है। विवाह का सनातन संस्कृति में अलग महत्व है। उसका परिवार के प्रति, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य की भावना होती है विवाह के पीछे। इनका तो अपना कुछ अलग ही चलता रहता है। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने फिल्म के माध्यम से प्रमोट की है जी। इसमें अगर विवाह की आपने बात करी जैसे, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे लगती है कि इंटरडिपेंडेंसी वो विवाह को कैरी फॉरवर्ड करती है, ना कि सेल्फ डिपेंडेंसी। जो ये प्रमोशन इस तरीके की जाती है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मेरे ख्याल से इंटरडिपेंडेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे, अगर विवाह की हम बात करें तो। भाई तो कुछ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। ये लोग देखिए हमेशा महिलाओं को क्या कहते हैं कि विवाहित महिलाओं की विशेषता कि भाई तुम इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो। भाई विवाह में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न पति होता है, न पत्नी होती है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। और ये कहेंगे कि भाई महिला को अपना अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना चाहिए। भाई बिजनेस किसी का भी परिवार में इंडिपेंडेंट नहीं होता, ना पति का भी बिजनेस अपना इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो पूरे परिवार का होता है। पत्नी का भी उस पर उतना ही अधिकार होता है। इन लोगों का अपना महिला को इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या है कि पति से तोड़ देना है, परिवार से तोड़ देना है, उसका एक अलग आइडेंटिटी अलग खड़ा करना है। विवाह में कोई भी अलग नहीं। किसी को अलग रहना है ना, तो भाई विवाह में पढ़ो ही मत, किसी बेचारे मासूम व्यक्ति का जीवन बर्बाद मत करो, कम से कम यही मैं कहूंगा फेमिनिस्टों से। प्रतीक भाई, मेरा इसमें ना देखो पॉइंट ये आ रहा था कि जैसे हम स्त्री की भी बात कर रहे थे, ये सारे शब्द अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट होना, महिला सशक्तिकरण, ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। बट आप इनको जिस डायरेक्शन में ले जाते हो, साला सशक्तिकरण क्या, आप क्या सिगरेट पीना आप सशक्तिकरण मानते हो क्या? आपको ये दिखाना चाहिए कि भाई ये जो सिगरेट है ये भाई चलो आपको एक्टिविज्म नहीं भी करना। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं कि फिल्म किस पे था, जो चर्चिल पे फिल्म बना रहे हैं, तो आप दिखाओगे सिगार पीता हुआ दिखाओगे। या फिर हरियाणा में किसी गांव में आप फिल्म बना रहे हो तो आप वहां पर 4 जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पीते हुए दिखाएं, हाँ हुक्का पीते हुए दिखाओगे। पॉइंट मेरा ये था कि देखो जो भी आपको चीज़ें मोड़नी है, एक्टिविज्म करना है, उसको साला सही डायरेक्शन में कर लो ना। आपको महिला सशक्तिकरण दिखाना है तो किसी एयरफोर्स में कोई वायुयान उड़ाती हुई महिला को दिखा दो, या फिर कोई महिला जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है या फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई है, वो दिखा दो, उसने किस प्रकार के डिसीजंस लिए। 50 चीज़ें हैं अगर हमें वो दिखाना है। अरे और महिला सशक्तिकरण की एक नई सीरीज भी तो आई है। मैं तो बात करना चाह रहा था, वो मैंने देख ली गलती से। वो अनन्या पांडे की एक नई कॉल मी बे। अरे भाई साहब, मतलब वो 4 मोड शॉट्स का सस्ता वर्जन है। इतनी घटिया सीरीज भाई साहब, इतनी घटिया सीरीज। मैंने एक एपिसोड देखा और दूसरा एपिसोड 10 मिनट चलाने के बाद नहीं झेला गया मुझसे। मैंने रिव्यू भी नहीं किया है, मुझे करना था पर नहीं झेला गया मुझसे उससे ज्यादा। मैंने वो 1-1.5 एपिसोड मैंने भी देखा है, वो उससे ज्यादा मैंने भी नहीं देखा। पर नहीं, वो अनन्या की शक्ल देखते ही मेरा थोड़ा सा मेरी हिम्मत टूट जाती है कि देखूं ना देखूं। उसमें भी आपने अभी 1-1.5 एपिसोड देख ही लिया, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए कॉल मी बे, उसमें उस फीमेल कैरेक्टर को और मेल कैरेक्टर को कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए पेट्रियार्की का हवा ये लोग कैसे खड़ा करते हैं। जो मेल परिवार है ना, पति देखिए बिजनेस में अपना बिजी है। आप देखिए वहां पर अनन्या पांडे का जो पति जिसके साथ उसका विवाह हो रहा है ना, वो बिजनेस में बिजी है, दिन रात मीटिंग्स वगैरह कर रहा है। कोई चीन से या जापान से कोई उनसे मिलने के लिए आने वाला था, पहले एपिसोड में आपने देखा होगा। वो बेचारा काम में बिजी है। और ये अनन्या पांडे जो घर में आराम से रह रही है, पति उसको कह रहा है कि तुमको जो करना है करो, तुम यहाँ पर दान करने के लिए चले जाओ, या यहाँ घूमने चले जाओ, या इसके साथ चले जाओ, या मम्मी के साथ चले जाओ। जो उसको फ्रीडम भी उसने दिया हुआ है, पर उसको प्रॉब्लम क्या है कि नहीं, पति मुझे समय नहीं दे रहा, मुझे बिस्तर पर खुश नहीं कर रहा, मुझे शारीरिक सुख नहीं मिल रहा। तो वो उनका जो ट्रेनर है ना, जिम ट्रेनर, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही है। और इसको उन्होंने जस्टिफाई किया है, कहीं पर भी उस फीमेल कैरेक्टर को गलत नहीं दिखाया उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने ये दिखाया कि भाई पति दरिंदा हो गया क्योंकि वो काम में बिजी है और पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे रहा, तो उसका जिम ट्रेनर के साथ में शारीरिक संबंध बनाना ये जस्टिफाई हो गया। और अगर उसका वीडियो लीक हो जाता है या उसका फोटो सामने आ जाता है मीडिया में, तो विक्टिम वो हो गई
उसने शारीरिक संबंध विवाह से बाहर बनाए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो दरिंदा पति है क्योंकि वो काम में बिजी है। तो ये जो है ना, जो पुरुष अपने कर्तव्यों को लेकर के निष्ठावान हो, उसको वो टॉक्सिक मेल बना देते हैं तुरंत। हाँ, बस लट्टू होकर के पीछे पीछे घूमते जाओ, उसको आजकल ये वो क्या बोलते हैं, वो बड़ा ही क्या नाम यूज करते हैं यार, वैसे लड़कों को कुछ तो कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसे लट्टू होकर के घूमते रहो बस पीछे, ये उनके लिए वो एक आदर्श पुरुष हो जाता है बस। तो इसमें ये इनकी मेन प्रॉब्लम है चित्रण। और ये फिल्म, ये जो सीरीज है, ये इवेंचुअली जाके ये बनती है उस पे, उसके ऊपर मी टू मूवमेंट के ऊपर जाती है इवेंचुअली। मी टू मूवमेंट यहाँ से शुरू हो रही है, इसने सब कुछ वो किया जो मी टू मूवमेंट में मर्द करते हैं, और उसके बाद यही लड़की जो है मी टू मूवमेंट चला रही है और सब कुछ कर रही है, होगी। आप ये सोचो, मतलब कहाँ से कनेक्ट किया है इन्होंने। और फिर इसमें अर्नब का चित्रण किया है, अर्नब गोस्वामी दिखाया है इसमें। और वो वीरदास ने कैरेक्टर प्ले किया है ना, शायद वीरदास अर्नब गोस्वामी बनाया है इसमें। और अर्नब गोस्वामी ऐसा बनाया भाई साहब कि वो हर तरीके से भक्षण कर रहा है मीडिया में, वो रेपिस्ट्स को बचा रहा है, वो सब तरीके के लोगों को बचा रहा है जो गलत है। तो ये पूरी वेब सीरीज है वो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि देखो क्या है कि फिल्म जो होती है, फिल्म में हमें क्रिएटिव लिबर्टी होती है। पॉइंट ये आ जाता है कि क्या उस क्रिएटिव लिबर्टी का हमें यूज, जैसे हम बात कर रहे थे डीलक्स, सुपर डीलक्स, मैंने वो फिल्म देखी है एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा आपसे पहले बात हुई थी जय भीम, राइट? जय भीम इज अ टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म। सिमिलरली सुपर डिलक्स क्रिएटिव तरीके से देखें, टेक्निकली देखें, इट इज एक्टिंग में देखें, वेल मेड फिल्म है, बहुत बढ़िया बनी हुई फिल्म, अमेजिंग फिल्म। बट जैसे ही आप चीज़ों को थोड़ा गहराई से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार जैसे फॉर एग्जांपल हम उस दिन बात कर रहे थे जय भीम के अंदर आपने ये क्लेम किया है कि ये रियल स्टोरी पर है, और उसके बाद आपने रियल स्टोरी में जो मेन विलन पात्र है उसको आपने बेसिकली, जो रियल लाइफ में क्रिश्चियन था, उसको एक अगड़ी जाति का व्यक्ति दिखा दिया है, जो कि पिछड़ी जाती हुई या फिर जिनको हम उनके ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और इससे समाज में जो घर्षण पैदा होता है, आपने बोल तो दिया सच्ची स्टोरी है, जिसने देखी फिल्म उसको भी सच्ची स्टोरी लगेगी। फिल्म आपने जय भीम बनाई है, तो पूरा एक माहौल जो होता है ना, जो समाज के अंदर इस प्रकार का घर्षण होता है, उससे बढ़ता है। हमें लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा। बहुत से लोग मेरे सामने इस आर्गुमेंट को पेश करते हैं कि यार फिल्म ही तो है, फिल्म को फिल्म की तरह देख लो। आप क्या बोलोगे इस चीज पर? क्या फिल्म को फिल्म की तरह देखें या कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, ऐसे आर्गुमेंट देने वाले लोग वही होते हैं जो आपको लॉजिकली काउंटर नहीं कर सकते। आप जो बातें बोल रहे हो, कह रहे हो, उसको वो काउंटर करने के लिए उनके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता। तो उसके बाद उनके पास एक ही तर्क बचता है कि भाई फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह लो। और यही लोग होते हैं, या ये फिल्म मेकर्स आप उठा करके देख लीजिए, या अलग अलग इंटरव्यूज में जाएंगे, वहाँ पर पूरा बताएंगे कि देखो हमने पूरा कितना एक सोशल ड्रामा बनाया है, समाज में ये बदलाव लेकर के आएगी हमारी फिल्में, हमने तो फलाने विषय पर फिल्म बनाई है, हमने तो इस मुद्दे को उठाया है, हम तो ये बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। तो फिल्म मेकर्स तो खुद कहते हैं कि हमने इस उद्देश्य से फिल्म बनाई है। तो भाई सामने वाला दर्शक जब उसको एनालाइज करे, उस पर बात करे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये जो लोग कहते हैं ना कि फिल्म की तरह लो, इनको सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब फैक्ट सामने रख रहे होते हैं ना, तो इनके पास कोई तर्क बचता नहीं है देने के लिए। तो इस प्रकार इनके पास यही ले देकर एक लाइन होती है बोलने के लिए। तो ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिल्में एक ऐसा इतना प्रभावी माध्यम है ना कि वो विजुअल्स जो होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं। भले ही आप उसको सीरियसली लो नहीं लो, वो बातें मायने नहीं रखती, परंतु आपके सोचने के तरीके को वो फिल्में बदलती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई फिल्म देखेंगे, उसमें कोई एक्शन सीक्वेंसेस है तो आप तुरंत दूसरे दिन गन उठा करके लोगों को मारने लग जाएंगे। असर उस प्रकार से नहीं करती है, परंतु
उस एक्शन के आड़ में जो सामाजिक चित्रण किया है कि समाज में अलग अलग वर्गों को आपने कैसे प्रस्तुत किया है, या पेरेंट्स को और बच्चों के बीच के रिलेशनशिप को कैसे दिखाया है, क्या आपने कोई पितृसत्तात्मक समाज का हवा खड़ा किया है, या आपने इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया है। तो ये जो समाज की तरफ देखने का, रीति रिवाजों की तरफ, परंपराओं की तरफ, परिवार की तरफ, विवाह की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण होता है ना, उस दृष्टिकोण को फिल्में देती है। अब एनिमल फिल्म देख करके कल को कोई उस प्रकार की गन बना करके कोई लोगों को शूट नहीं करने वाला, परंतु उसमें परिवार की तरफ वो लड़का कैसे देख रहा है, पिता की तरफ कैसे दिख रहा है, पिता और पुत्र के रिश्ते को कैसे दिखाया है, ये जो दृष्टिकोण होता है ना, वो दृष्टिकोण फिल्में देती है, वो मायने रखती है बातें। हाँ, मैं एनिमल पे ही आने वाला था, मतलब जो आपने एग्जांपल दिया। बट चलिए अब मेरे ख्याल से अब एक और वेदा की बात करेंगे। वेदा की बात करते हैं। वेदा जॉन इब्राहिम की फिल्म है, और इसमें बेसिकली जॉन इब्राहिम से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि भाई साहब आप फिर से वही एक्शन लेके आ गए, तो उसने रिपोर्टर को हड़का दिया था, और उसके बाद कहा था फिल्म देखी है। फिर उसके बाद हमने फिल्म देखी, खैर मैंने तो नहीं देखी, पर मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, मैं फिल्म के बारे में पढ़ लेता हूँ पहले। तो फिल्म बनी है प्लॉट के ऊपर नीची कास्ट और ऊंची कास्ट, इन दोनों की डिवीजन के ऊपर कहीं ना कहीं, और उसमें भरा गया है प्रोपेगेंडा, जैसे आलू समोसे में भरा जाता है। और इस चक्कर में मैंने ये फिल्म नहीं देखी, अदरवाइज मैं जॉन इब्राहिम की फिल्में देख लेता हूँ क्योंकि प्लॉट्स वो अच्छे उठाता है। अब यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में बात करते हैं प्रतीक भाई। भाई इसके प्रोपेगेंडा का अगर मैं बात करने लग जाऊँ ना, अगर आसान भाषा में समझाना हो तो आपने आर्टिकल 15 देखी होगी, या फिर अभी दूसरी भी कुछ फिल्मों का उधर, उसमें उसको अगर आप 1% मानेंगे ना, तो ये उससे 100 गुना जाता है, इतना समझ लीजिए। इस प्रकार का सामाजिक चित्रण आपको इसमें देखने को मिलेगा। पर फर्क इतना है कि आर्टिकल 15 टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड थी, भले उसमें प्रोपेगेंडा था। जिस बलात्कार की घटना को लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई है, उसमें कोई जातिगत एंगल ही नहीं था, वो अलग बात है, पर टेक्निकली वेल मेड फिल्म थी अनुभव सिन्हा की वो। पर वेदा में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक चित्रण तो बहुत ज्यादा। प्रतीक भाई रोक रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, मैं लोगों को बता दूं, क्योंकि ये आर्टिकल 15 की बात हो गई है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर समाज के, जिस जाति के लड़के ने बलात्कार किया था, वो लड़की भी उसी जाति के उसी समाज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जातिगत एंगल इस तरीके से नहीं था, लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि किसी अपर कास्ट ने लोअर कास्ट का बलात्कार कर दिया। तो अब हम वापस से आते हैं प्रतीक भाई वेदा के ऊपर। तो वेदा में तो इस हद तक का उन्होंने जहर फैलाने का प्रयास किया है ना, कि जो ऊंची जाति का, या फिर आप क्या कहे, समाज के उच्च वर्ग के हिंदू, जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहे, तो वो बस लोगों को मारने काटने में लगे हुए हैं। उनका दिन रात एक ही काम है, इसको मारो, उसको जलाओ, उसको जिंदा जलाओ, बस यही वो कर रहे हैं। और क्यों? कि कोई भी दूसरे समाज में अगर विवाह कर रहा है, मतलब समाज के उच्च वर्ग का कोई लड़का या लड़की दूसरे किसी समाज में विवाह अगर कर रही है, तो वो उनको पकड़ते हैं और जिंदा जला देते हैं। बस ये इनका दिन रात का काम बचा हुआ है। और बाद में बाकी भेदभाव वगैरह तो बहुत सारा ये करते ही है। इतना भेदभाव दिखाया है जिस गांव में ये कहानी स्थित है ना, कि कॉलेज में समाज के पिछड़े वर्ग के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको जो फिल्टर वगैरह कॉलेज में लगा हुआ है ना, जो पानी का प्याऊ लगा है, वहां से तक पानी पीने नहीं दे रहे, कॉलेज के अंदर पानी नहीं पीने दे रहे हैं। तो जो वेदा बरुआ का कैरेक्टर है यहाँ पर, शर्वरी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, एक्ट्रेस ने, उसको कॉलेज में पानी पीना होता है, बॉटल में पानी भरना होता है, तो वो अपनी एक फ्रेंड को कहती कि लो मुझे पानी भर के दे दो। इस प्रकार का इतना दरिंदा समाज के उच्च वर्ग के हिंदुओं को उन्होंने दिखाया है। स्पोर्ट्स कंपटीशन में उनको हिस्सा नहीं लेने दे रहे हैं, समाज में कोई जीने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, बात बात पर उनको मारना, टोकना, जितना गंदे तरीके से वो व्यवहार कर सकते हैं। चप्पल पहनकर उनको कॉलेज में, या जो जहाँ पर स्पोर्ट्स कंपटीशन की कुछ तैयारी वगैरह चल रही है, वहाँ पर चप्पल पहनकर तक अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, वो सब कुछ उन्होंने वेदा में दिखा दिया है। आप जो भी इमेजिन कर सकते हो। तो ये जिंदा जला रहे हैं, मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पानी नहीं पीने दे रहे हैं, चप्पल नहीं पहने दे रहे हैं, मतलब आपने ऐसे दरिंदे कहीं पर देखे ही नहीं होंगे। और ये जो वेदा बरुआ का पात्र है, उसका भाई किसी समाज के उच्च वर्ग की लड़की के साथ में प्रेम कर रहा होता है, तो वो उसको मार देते हैं। इसके बाद में वेदा की जो बहन है उसको वो जिंदा जला देते हैं, और अभी इस वेदा के पीछे पड़े हुए हैं ये सब मिल करके। और जॉन इब्राहिम पहले आर्मी में उनको दिखाया है,
सीमा के ऊपर वो आतंकवादियों से लड़ रहे होते हैं। शुरुआत में वो सीन है, आतंकवादियों के साथ में वो लड़ रहे हैं, पर वहाँ पर वो अपने उच्च अधिकारियों की बात का सही से पालन नहीं करते, तो उन्हें सस्पेंड किया हुआ है अभी। तो सस्पेंड होने के बाद में वो गांव में वापस आ रहे हैं, और गांव में आने के बाद में वो देखते हैं कि भाई आतंकवाद से भी बड़ी समस्या तो जातिवाद है भारत में। आतंकवाद की समस्या तो सीमा पर है, पर उससे कई गुना ज्यादा बड़ी समस्या तो जातिवाद है भारत में, जो समाज के उच्च वर्ग के हिंदुओं ने फैला करके रखी है। तो ये कुल मिलाकर फिल्म की थीम है, और फिर ये फिल्म में ये जॉन अब्राहम का कैरेक्टर वेदा को बचा रहा है। यही कुल मिलाकर कहानी है इसकी। प्रतीक भाई देखो, इसमें मेरा पॉइंट यही है कि देखो ये एक समस्या हमने देखी है, जातिवाद एक समस्या है, उसको हमें मानना है। पर पॉइंट पता है क्या है, मैंने जितना बचपन में इसको देखा था, आप अपना पॉइंट इसमें रखिएगा बिकॉज आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर आपने क्या देखा, जितना मैंने इसको बचपन में देखा था उसका ये लगा लीजिए 25% भी ये नहीं रह गया है आज की डेट में, जातिवाद जिसको हम बोलते हैं। और ऊपर से क्या है कि जो मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है ना आज की डेट में बहुत कॉमन होने लगी हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस। सो जाति प्रथा ऑफ कोर्स, एक व्यक्ति जो है अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है दूसरे व्यक्ति से जस्ट बाय बर्थ, तो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। पर पॉइंट ये है कि ये एक ऐसी समस्या है जो अपने आप धीरे धीरे समाज के भीतर से निकल रही है। ऑफ कोर्स हमें ऐसे एग्जांपल आज भी दिख रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में कुछ ऐसे एग्जांपल आपको दिखेंगे जहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल दलित समाज का व्यक्ति है, उसने मूंछ रखी है तो उसकी पिटाई कर दी, या फिर उसने अपनी बारात घोड़ी से चढ़कर निकाली है तो उसकी पिटाई कर दी। इस टाइप के एग्जाम्पल हैं। पर दूसरी तरफ हमें कितने एग्जाम्पल्स हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये समस्या जो है ऑलरेडी बहुत अपने आप कम हो चुकी है। दूसरी तरफ हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो हमें फेक SC/ST एक्ट के थ्रू भी जो केसेस हैं वो लग रहे हैं लोगों पर, जो कि फेक केसेस होते हैं, राइट। तो इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। तो जो जातिगत घर्षण है मेरे हिसाब से तो कम हो रहा है। मैंने इसे आपने क्या देखा है अपने आसपास के समाज में? इसमें एक चीज ये भी है ना कि ये एक बहुत बड़ा इसका हुआ बनाया जाता है कि मंदिरों में एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, जो भी लोअर कास्ट है उसको नहीं जाने दिया जाता है। पर आप मेरे को ये बताइए, पैन इंडिया हम बहुत सारे मंदिरों में गए हैं, क्या हमसे आज तक कभी भी हमारी जाति पूछी गई है? मेरे से आज तक, मैं पता नहीं कितने प्रदेशों के मंदिरों में गया हूँ, मेरे से आज तक किसी मंदिर में जाति नहीं पूछी कि भाई साहब आपकी जाति क्या है, तभी आपको अंदर जाने देंगे। तो मतलब ये कौन सी रूढ़िवादिता है, कौन सा प्रोपेगेंडा है, मेरे को आज तक समझ में आया नहीं। हो सकता है पहले कभी हुआ हो, जिसके पता नहीं कितने एग्जाम्पल मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, बट आज के समय में तो ऐसा नहीं होता है। जी देखिए, अनुज भाई ने जो पहले कहा कि मैंने क्या देखा है, या फिर उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कहाँ पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, या इस प्रकार के कुछ उदाहरण दिए। देखिए, सामाजिक भेदभाव वो आज पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ना, थोड़ा पद प्रतिष्ठा का अहंकार समाज में, वो किसी भी वर्ग से हो, मैं समाज के किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, जिसके पास में थोड़ी सत्ता आ जाती है या पैसा आ जाता है, वो समाज के किसी भी वर्ग से हो, वो अपने आप को थोड़ा अपना अहंकार, दबदबा या पद प्रतिष्ठा का अहंकार वो दिखाता है। ये एक अलग बात हो गई, और उसके अनुसार फिर वो दूसरों को छोटा देखना या उन पर अन्याय करना या फिर अपने बराबरी का ना समझना, ये तो सामाजिक भेदभाव आपको पूरे विश्व भर में ही देखने को मिलेगा। ये केवल भारत की बात नहीं है, आपको पूरे विश्व भर में ये बातें देखने को मिलेंगी। भारत में प्रॉब्लम ये है ना कि इसको हमने जातिवाद के साथ में इसको जोड़ दिया है, और इसमें वामपंथियों का लिखा हुआ झूठा इतिहास इसके साथ ढेर सा हमें देखने को मिलता है। अब आप देख लीजिए, हम आज जिन्हें जातियाँ कहते हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, आप एक कोई भी नाम उठा करके देख लीजिए। कोई विश्वकर्मा समाज से है, कोई भूमियार समाज से है, कोई माड़ी समाज से है, कोई तेली समाज से है, कोई कुम्हार समाज से है, कोई सुतार है, कोई लुहार है। भाई कितनी सारी ये जातियाँ क्या है, पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं हमारे, और ये पारंपरिक व्यवसाय इतने हजारों वर्षों से इन्होंने कैसे सर्वाइव किया? क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़े हुए थे ना। अगर कोई विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति के यहाँ से या किसी सुतार व्यक्ति के यहाँ से हमने कभी सामान लिया ही नहीं, या वो हमसे जुड़े हुए ही नहीं थे, ऐसा तो कभी रहा ही नहीं है। जितनी भी जातियां हैं वो सब के सब हमारे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं, दैट्स इट। जिसमें कोई किसी को भी कोई आश्चर्य होने की बात ही नहीं है। हाँ बोलिए। इसमें ये है कि मतलब ये जो जातियां थी, जैसे चार जातियां हैं, 4 वर्ण जिनको हम बोलते हैं, वो 4 वर्ण ऐसे थे, इनको ऐसे बना दिया गया है।
बेसिकली ये डिफरेंस है। अब ये ऊपर नीचे 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 होता गया, जो कि सपोजिटली ऐसे था, चारों समानांतर तो चल रहे हैं, एक दूसरे के बिना दूसरे का काम नहीं चल रहा है, बेसिकली ये था। तो ये जो जातियां आज हम जिन्हें कहते हैं, ये हमारे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं और अपने पारंपरिक व्यवसाय पर हमें गर्व होना ही चाहिए। कोई विश्वकर्मा समाज से है तो उनके पूर्वज हजारों वर्षों से उस पारंपरिक व्यवसाय में जुड़े रहे हैं। कोई सुतार है, कोई कुम्हार है, लोहार है। अब पहले के समय में बिजली विभाग नहीं था, नहीं तो उसको लेकर भी कोई ना कोई जाति का नाम हमें देखने को मिल जाता। कोई रेलवे विभाग है, रेलवे कर्मचारियों के अपने अलग संगठन बने हुए हैं। तो क्यों बने हैं रेलवे कर्मचारियों का अलग से संगठन, क्यों बना है? बिल्कुल, क्योंकि एक समाज जो एक प्रकार का व्यवसाय करता है ना, कल को उन पर कोई संकट आता है तो वो समाज ही एक दूसरे के साथ में खड़ा होता है। बिजली कर्मचारियों के संगठन बने हुए हैं, रेलवे कर्मचारियों के संगठन बने हुए हैं, सरकारी शिक्षकों के संगठन बने हुए हैं। जितने भी है संगठन बने हैं ना, क्योंकि हर एक समाज अपने अपने समाज के साथ में जुड़ा रहता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उस समाज पर जब संकट आता है तो वो पूरा का पूरा समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है। ये आज के समय भी हम देख रहे हैं। जैसे कि हाँ बोलिए। आप मेरे को एक बात बताओ भाई, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हर जगह पे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा आपको, है ना? क्या अगर इसको पुराने परिवेश में देखें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शूद्र नहीं हो गए? पूरा का पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शूद्र नहीं हो गया। सफाई का ही काम कर रहा है ना वो, सैनिटेशन का ही काम कर रहा है ना वो। तो अगर आज की व्यवस्था में देखोगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी भी जगह का वो उस वाले परिवेश में आ जाएगा। तो ऐसा ही सभी का काम डिवाइडेड था, या जो भी तो मैं हाँ वो समझ गया मैं। और थोड़ा हम और आगे आते हैं। तो जो विवाह की आपने बात कही अनुज भाई, आपने जो उदाहरण दिए वो हमें 140 करोड़ की आबादी के देश में साल भर में कहीं पर 2-3 जगह पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, बराबर? एग्जैक्टली। ये शायद 2-3 वर्षों में एक आध बार हमें सुनने को मिलती होंगी। इतना ही है। मतलब आप विश्वास से, मतलब मैं हाँ, पर मैं विश्वास से कह सकता हूँ। हाँ बोलिए जी। मैं इसमें बस यही कहना चाह रहा था कि देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब अब इतना कम हो गया है। पहले मैं इसको मानता हूँ कि जितना मैं इसको बचपन में देखता था अपने आसपास, वो शब्द भी जो हम दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लाते थे, वो शब्द भी गायब हो गए हमारी वाणी से। तो मैं वही कह रहा था कि ये 20-25% रह गया है। जितना हमने इसको पहले देखा है उसका 20-25% रह गया है। तो देखिए, कहीं पर शादी में घोड़ी पर ना चढ़ने देना या इस प्रकार की घटनाएं जो मीडिया के द्वारा हाईलाइट की जाती है 140 करोड़ की आबादी वाले जनसंख्या वाले देश में से, पर उसी के सामने आप देख लीजिए हर वर्ष हजारों समाज के पिछड़े वर्ग के जो युवक युवतियां हैं उनके सामूहिक विवाह समाज के इसी उच्च वर्ग के हिंदुओं के द्वारा हर वर्ष कराए जाते हैं। पूरे देश भर में कराए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनाएं बनी हुई है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी बनी हुई है जो समाज के उच्च वर्ग के हिंदू ही होते हैं वहां पर, और वो हजारों विवाह स्वयं से करवाते हैं, अपने घर के पैसों से करवाते हैं जी। मीडिया उनको कभी हाईलाइट करेगी नहीं, वो कभी न्यूज में आएगा नहीं। न्यूज में कब आएगा कि कहां पर अगर किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, अब उसके पीछे का कारण वहां पर आपसी वो परिवारों के बीच की लड़ाई थी या क्या, वो भी उसकी जांच में नहीं जाएंगे। परंतु दूसरी तरफ हजारों विवाह हर वर्ष कराए जाते हैं, सामूहिक विवाह, या उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के अनगिनत प्रयास करते हुए लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। पर उसके बारे में कभी भी आपको मीडिया में चर्चा या इंटरनेशनल मीडिया में कहीं पर आपको इसको लेकर के न्यूज चली हो नहीं, क्योंकि उनको वैसा नैरेटिव चलाना नहीं है। आप देख लीजिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट, ये भी इस प्रकार से भारतीय समाज कितना टूटा हुआ है इसके लिए कुछ ऐसी गिनी चुनी घटनाएं खोजते रहते हैं और वामपंथी मीडिया उन्हें वो फीड करती रहती है। तो ये जो घटनाएं है ना, 140 करोड़ की आबादी में से कुछ कहीं पर इक्का दुक्का घटनाएं होती है, उससे हजार नहीं लाख गुना ज्यादा अच्छी घटनाएं देश में समाज में हो रही है। जी। ये तो सामूहिक विवाह का मैंने एक उदाहरण दिया। इसके अलावा आपको देश भर में हजारों जगहों पर भंडारे होते हुए देखने को मिल जाएंगे, अन्न क्षेत्र चलते हुए देखने को मिल जाएंगे, लोग अपनी तरफ से घर से सेवा कार्य करते हुए देखने को मिल जाएंगे। मैं तो कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में घुमा हूं, इतने सारे लोग खुद होकर के सेवा कार्यों के लिए सामने आते हैं ना कि आप देख लीजिए समाज बहुत जुड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे के साथ मदद करते हैं प्रेम से, और लोग चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, मुख्य धारा में आए। तो फिल्मों के माध्यम से या वामपंथी मीडिया के माध्यम से जो एक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है उसको उतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई उससे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है जी। चलिए आई थिंक अगली इस पर चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है सितंबर की फिल्म्स आ जाती हैं। काफी समय हम अगस्त में रह गए। अगस्त की फिल्में जो थी वो सारी थी भी तो भयंकर ना, मतलब
हाँ, आप देखोगे सितंबर में कोई बड़ी फिल्म नहीं है। सेक्टर 36 के बारे में बात करें, सेक्टर 36। सेक्टर 36 वैसे कुछ ज़्यादा ऐसी महत्वपूर्ण फिल्म हम उसको नहीं कह सकते। नोएडा सीरियल मर्डर केस के ऊपर वो फिल्म आधारित है। उस केस के बारे में मैंने भी सीरियसली ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इस कारण से मैंने जस्ट फिल्म की तरह ही उसे देखा। और फिल्म की तरह अगर मैं कहूँ तो देखिए, मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी जो सीरियल किलर्स है उनके ऊपर आधारित बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज देखी हुई है। अभी हाल ही के समय में डामर आई थी 2 वर्ष पहले, उसका सेकंड पार्ट अभी मॉन्स्टर्स भी आया हुआ है नेटफ्लिक्स पर, या फिर माइंड हंटर्स है। तो बहुत एक्सट्रीमली वेल मेड कंटेंट है। पर आप सेक्टर 36 को देखेंगे तो मुझे बहुत डल लगी फिल्म। मतलब कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बहुत मेहनत की हो, क्रिएटिविटी डाली हो, ये देखने को नहीं मिलता। शुरुआत में ही जो विक्रांत मसीह का कैरेक्टर है वो लोगों को मार रहा है, उसके बाद पुलिस के कैरेक्टर को, दीपक डोबरियाल के कैरेक्टर को उन्होंने प्रेजेंट किया है। थोड़ा सा उसको उन्होंने फ्लैशबैक के माध्यम से थोड़ा सा उसके बारे में दिखा दिया, वो उसको पकड़ लेता है और बाद में इंटरोगेशन हो रहा है। तो कुछ बहुत उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट पर मेहनत की हो, कहानी पर मेहनत की हो, या कुछ बहुत सारे सब प्लॉट्स डाले हो, ट्विस्ट और टर्न्स डाले हो, ये वो नहीं था। जस्ट एक प्लेन फिल्म, उन्होंने प्लेन नरेशन हम कह सकते हैं फिल्म का। और कितनी इजीली आपने ये देखा, कितनी इजीली उसने विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को पकड़ लिया था। मतलब आप वो थोड़ा कैट एंड माउस वगैरह कुछ होता है वो फिल्म में, बट फिल्म का एक सीन बहुत चर्चा में रहा जिसमें वो इंटेरोगेशन होता है, जिसमें विक्रांत मैसी कन्फेस कर रहा है एक तरीके से। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यार वो बड़ा इम्पैक्टफुल सीन है, और इस टाइप से कई लोगों ने बोला मुझे। आप क्या सोचते हैं उस बारे में? नहीं यार, मुझे कुछ खास ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं लगा। ठीक है, दीपक डोबरियाल का जो वहाँ परफॉर्मेंस था ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। मतलब आप देख लीजिए, उनकी आंखें उस समय वहाँ पर बोल रही है। उस पूरे सीन में वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर आंखों से ही सब कुछ हम उनको फील कर पाते हैं। पर उसी समय विक्रांत मसीह को आप अगर सामने देखेंगे ना, वो जैसे ऐसे हड़बड़ा रहे हो, अपने आप को जबरदस्ती सीरियल किलर दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे ही लग रहा था। तो मुझे पर्सनली विक्रांत मसीह की एक्टिंग यहाँ पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं कहूँगा कि उनकी एक्टिंग मतलब वो खराब एक्टर, ऐसा नहीं। 12th फेल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका, पर यहाँ पर बहुत खराब एक्टिंग थी विक्रांत मसीह की इस फिल्म में। विक्रांत मसीह मेरे को लगता है कि जहाँ पे भी वो अंडरडॉग टाइप का दिखाते हैं वहां पे वो ठीक कर लेता है, जहाँ पे उसको ऐसा दिखा दिया वहां पे वो फेल कर जाएगा। वो मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे तो इसमें। इसके अलावा है हमारे पास आप ये बताओ ना, मतलब सितंबर में कोई बहुत ज्यादा बड़ी फिल्में है नहीं, तो सितंबर में अगर लोग देखना चाहें तो कौन कौन सी फिल्में या सीरीज देख सकते हैं जिसमें प्रोपेगेंडा भी कम मिले और अच्छा कंटेंट भी देखने को मिले? बाकी अगर प्रोपेगेंडा भी हो तो मतलब देखो, हमारा मेन ये है कि अगर फिल्म है तो फिल्म वेल मेड है या नहीं, और उसमें प्रोपेगेंडा है नहीं, वो दोनों सेपरेट चीजें हैं। तो आप बताइए सितंबर में क्या देखा जा सकता है? उससे पहले 1-2 फिल्मों की और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, फिर मैं सजेशन दूंगा। एक ARM नाम की फिल्म है, मलयालम फिल्म, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को लेकर के उन्होंने प्रोपेगेंडा काफ़ी फैलाया है। तो टोविनो थॉमस करके एक्टर है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े एक्टर माना जाता है उनको। उनकी वो देखिए मिन्नल मुरली भी आई थी, सुपर हीरो फिल्म, शायद आपने देखी भी होगी, पता नहीं। उनकी ही अभी तो उनकी अभी ARM नाम की फिल्म आई है, काफ़ी एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म रही है। और उसमें भी आप देख लीजिए 3 टाइमलाइन दिखाई है, एक ही परिवार की 3 जनरेशन्स उन्होंने दिखाई है। एक सन 1900 के समय की, दूसरी सन 1940-50 के समय की, और तीसरी अभी 1990 के समय की। तो ऐसे 3 जनरेशन एक ही परिवार की दिखाई है। और इन तीनों ही जनरेशन के जो समय आप जो दिखाया है ना, हर एक समय में जो समाज के उच्च वर्ग के हिंदू है, अब केरला में कहानी स्थित है, तो नाम्बियार और नायर वगैरह ऐसे समाज के उच्च वर्ग के हिंदू परिवार दिखाए हैं। तो वो कैसे दरिंदे हैं, अत्याचारी है, समाज के पिछड़े वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं, मंदिरों में उनको आने नहीं दे रहे हैं। तो ये सब बातें हर एक टाइमलाइन में, तीनों टाइमलाइन में उन्होंने दिखाई है। इतना ही नहीं, सन 1900 के समय में कोई उल्कापात हुआ था, ऐसा उन्होंने दिखाया है। उस उल्कापात से एक धातु जमीन धरती पर गिरता है, और एडक्कल राजवंश के इलाके में, उस क्षेत्र में वो गिर रहा है उल्का, वो धातु जी। और फिर वहाँ का जो राजा है, हिंदू राजा दिखाया है, जिसके शरीर पर हिंदू सिंबल्स वगैरह, तिलक वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो राजा उस धातु को ले रहा है और उससे वो भगवान की मूर्ति बनवा रहा है दीपक की तरह। और आप देख लीजिए वो मूर्ति बनाने की जो प्रोसेस है ना पूरी, उसको कैसे दिखाया है।
जो राजा है वो समाज के पिछड़े वर्ग के हिंदुओं को लेकर के उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन पर बहुत अत्याचार कर रहा है और ज़बरदस्ती उनसे वो मूर्ति बनवा रहा है। आपने वो पुरानी फिल्में देखी होंगी, देखिए जो ऐसे ज़बरदस्ती मजदूरी वगैरह करवाई जाती है, जिनके शरीर पर कोई कपड़े वगैरह नहीं, जैसे कि सावरकर जी को आप देख लीजिए, अंडमान में जैसे उनको कोलू में लगाया जा रहा हो ना, शरीर पर कपड़े नहीं। इस प्रकार से उस राजा को समाज के पिछड़े वर्ग के हिंदुओं से मूर्ति बनवाते हुए दिखाया है, बहुत अत्याचारी तरीके से। मतलब मंदिरों, जो हमारे इतने भव्य मंदिर दिखते हैं या उनमें इतनी भव्य मूर्तियां दिखती है, एक सटल वे में उनके पीछे का इतिहास उन्होंने कैसे एक दिखा दिया। आप देख लीजिए कि इनके पीछे एक एक्सप्लॉयटेशन का इतिहास छुपा हुआ है। ये जो भव्य मंदिर, भव्य मूर्तियां आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे ये एक्सप्लॉयटेशन है समाज के पिछड़े वर्ग के हिंदुओं का। ये बहुत सटल वे में वो शुरुआत में दिखा रहे हैं। इसके बाद में भी फिर तीनों ही टाइमलाइन में मंदिरों में समाज के पिछड़े वर्ग को आने नहीं दिया जा रहा, अन्याय, अत्याचार वगैरह, मंदिरों को कुल मिलाकर अन्याय और अत्याचार के अड्डों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये ARM फिल्म थी। अब देखिए, तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की यही सबसे बड़ी क्या कहे, पिछले 7-8-10 वर्षों से पूरी तरीके से कम्युनिस्टों का वर्चस्व तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर हो गया है। तो बार बार आपको ये इस प्रकार का नैरेटिव वहाँ की फिल्मों में देखने को मिलेगा। तो ये एक ARM के बारे में बात करनी रह गई थी। बाकी और इस हफ्ते देवरा रिलीज हुई है NTR की, वो सबसे बड़ी फिल्म है सितंबर की। और एक धर्मवीर 2 रिलीज हुई है, जो धर्मवीर आनंद दिघे, उनके जीवन पर वो फिल्म आधारित है। उसका पहला पार्ट तो आ गया था, इस सेकंड पार्ट अभी इस हफ्ते रिलीज हुआ है। तो इस प्रकार की फिल्में रिलीज हुई है। और एक थंगलन के बारे में आपने सुना क्या? आपने कहीं पर सोशल मीडिया पर वगैरह उसके पोस्ट? जी। मैंने इसके बारे में एक स्वराज्य में आर्टिकल था, वो पढ़ा था। मतलब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे कोई भी देख ले, चाहे उच्च जाति का देख ले, चाहे निम्न जाति का देख ले, चाहे कोई भी देख ले इस फिल्म को, इस फिल्म के बारे में उसे कंट्रोवर्सी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। उस आर्टिकल का ये कहना था। मैं भाई से कहा भी था कि मैं चल इसको देख के आते हैं और इसका रिव्यू करेंगे, क्या फिल्म है ये। तो पर हम देख नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कोई शो नहीं था उसका, हिंदी में एटलीस्ट, तो हम देख नहीं पाए। नहीं, समाज किसी को भी गलत लगेगी ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोपेगेंडा उसमें डाले गए हैं। मतलब इनका जो आप देख लीजिए, वामपंथियों ने, वामपंथी कहने की अपेक्षा ब्रिटिशों ने सबसे पहले आर्यन इन्वेजन थियरी यहाँ पर लाई कि भाई आर्य बाहर से आए हैं, यहाँ पर तो मूल निवासी थे अलग है, और आर्य बाहर से यानी हिंदू संस्कृति पूरी तरीके से अलग है। वामपंथियों ने उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया, और आजकल तो उन्होंने एक नया शुरू कर दिया है कि भाई बुद्धिज्म पहले से था भारत में और ये हिंदू संस्कृति बाहर से आई है। तो यही सेम नैरेटिव आपको थंगलन में देखने को मिलेगा कि भाई बुद्धिज्म पहले से इस भूमि पर था, आर्य बाहर से आए, उन्होंने यहाँ पर अन्याय अत्याचार किए, और फिर उसके विरुद्ध विद्रोह एक प्रकार से जो बौद्ध संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं ना, उनका इस ब्राह्मणों की संस्कृति के रूप में उसको दिखाया है। आर्य की संस्कृति मतलब चोटी वगैरह, उनको एकदम दानवों के रूप में उनको दिखाया है। कोई भी ऐसा हिंदू संस्कृति के सिंबल वगैरह हो ना, जनेऊ हो, तिलक हो, चोटी हो, उसको बिल्कुल दानवों, राक्षसों की तरफ फिल्म में उन्होंने दिखाया है। और जो बुद्धिज्म है उसके विरुद्ध का विद्रोह ये दिखा रहे हैं कुल मिलाकर, और बहुत सेलिब्रेट किया गया है। आप देख लीजिए जितने भी, और मुझे इतना डर लगता है कि किस प्रकार से हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के जो हिंदू भाई हैं उनको कैसे तोड़ा जा रहा है ऐसी फिल्मों के माध्यम से। उनके मन में सटल वे में बहुत धीरे से ये बातें डाली जा रही है कि इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो आपकी नहीं है, वो तो अन्याय और अत्याचारियों की संस्कृति है, वो बाहर से आई हुई है। और यही जो बातें हम वामपंथियों से सुनते हैं, वो तो राम मंदिर को भी कहते हैं कि भाई ये तो राम जी का मंदिर नहीं है, ये तो बुद्ध मंदिर था, ये भी बातें वो कहते हैं। तो ये तो वही बातें सटल वे में उन्होंने फिल्म के माध्यम से दिखाई है। फिल्म के जो डायरेक्टर है पारंजीत, वो तो हमेशा से ही ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो एक काला नाम की फिल्म थी, उसमें उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की लिंचिंग को सेलिब्रेट किया है। और बाकी अभी जो उदयनिधि स्टालिन ने वक्तव्य दिया था ना पिछले वर्ष की, सनातन संस्कृति का समूल नाश करने, इरेडिकेट करना है हमें सनातन संस्कृति को, उस समय भी पारंजीत ने सामने आकर के खुलकर उसका सपोर्ट किया था कि भाई मैं उदयनिधि स्टालिन का सपोर्ट करता हूं, मैं इसके साथ में खड़ा हूं। और वो अपनी फिल्मों के माध्यम से भी वही बातें दिखाते हैं, रहते आए हैं। तो यहाँ पर भी थंगलन में कुछ उन्होंने अलग नहीं दिखाया, वही सब बातें
नरेटिव उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हाँ जी। तो इसके अलावा भाई प्रतीक भाई, अभी एक फिल्म है जो हमने ऑस्कर्स के लिए भेजी है। एक हमारी ऑफिशियल एंट्री है और एक दूसरी एंट्री है। 2 फिल्में हैं, इन दोनों फिल्मों के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ऑफिशियल एंट्री है वो है सावरकर। आपको कैसा लगा जब आपने सुना कि सावरकर को हम ऑस्कर्स में भेज रहे हैं? मैंने तो लापता लेडीज और स्वतंत्रवीर सावरकर दोनों का नाम सुना था, मुझे पक्का पता नहीं दोनों को भेजा है या फिर केवल सावरकर फिल्म को भेजा है। ऑफिशियल एंट्री सावरकर है और उसको अनऑफिशियली भेजा गया है। गई दोनों है। पक्का आपने देखा? मतलब मैंने तो न्यूज़ पढ़ी। लापता लेडीज अनऑफिशियल तरीके से है। ऑफिशियल एंट्री जो भारत की है वो स्वतंत्रवीर सावरकर है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि चलो फिल्म सिलेक्ट होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, पर अगर इसको सच में ऑफिशियली भेजा जाता है भारत की तरफ से तो कम से कम एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। वहाँ की जो ज्यूरी होगी वो कम से कम फिल्म को देखेगी, जज करेगी, समझेगी, इतिहास के अलग पहलू वहाँ पर भी उनको जानने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो भले ही वो सिलेक्ट हो, नॉमिनेट हो, नहीं हो, वो तो एक अलग ही विषय हो गया, परंतु कम से कम ये बातें मेन स्ट्रीम में आएंगी, ये फिल्म मेन स्ट्रीम में आएगी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब ऑफिशियली इस प्रकार की न्यूज़ सामने आएगी ना कि भाई इसको भेजा गया है, तो देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस उत्सुकतावश ही सही फिल्म देख लेंगे, भले ही आज तक जिन्होंने नहीं देखी होगी उनमें भी एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि मैं इस फिल्म को देखूं। तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, पता नहीं उन्होंने मैंने देखा नहीं कि ऑफिशियली उन्होंने भेजा है कि नहीं। 100% श्योर मेरा अच्छा, तो मैंने देखा है। फिर तो बहुत बढ़िया है। हाँ, स्वतंत्रवीर सावरकर को फिर तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें अब देखो एक चीज और है जो मेरा इस फिल्म के साथ मेन प्रश्न आता है, वो ये आता है जैसे RRR आई थी। RRR बहुत बड़ी हिट हुई, ठीक है। अब उसके बाद ये रत्ना शाह जैसे लोगों ने, और ऐसे बहुत सारे लोग थे, केवल रत्ना शाह नहीं थी, रत्ना शाह पाठक ने बोला था कि भाई ये बहुत रिग्रेसिव फिल्म है, ब्रिटिशर्स को मतलब उस तरीके से दिखाया गया है, बहुत रिग्रेसिव तरीके से दिखाया गया है, गलत तरीके से दिखाया गया, नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसा वैसा। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मत है। और ये हमने उधम सिंह में भी देखा था, जो जलियांवाला बाग के ऊपर बनी थी फिल्म उधम सिंह, उसके ऊपर विकी कौशल वाली, उसके बाद भी देखा था कि ब्रिटिशर्स को इतने गलत तरीके से नहीं दिखाना चाहिए वाली एक मत जो थे वो सामने आए थे सोशल मीडिया पे कि ऐसे नहीं दिखाना चाहिए भाई ब्रिटिशर्स को, क्यों किसी के साथ एनिमोसिटी का वातावरण। देखिए जी, सावरकर में जो है, सावरकर में अब मुख्य प्रश्न यही आ जाता है कि ब्रिटिशर्स को गलत तरीके से दिखाया गया है और ये भारत की ऑफिशियल एंट्री है। अब ऐसे लोग जो वो वाला मत रखते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स को रिग्रेसिव क्यों दिखा दिया भाई, उन लोगों की बोलती बंद होगी। और आपका क्या इसके ऊपर क्या टेक है आपका? देखिए ब्रिटिशों को गलत दिखाने को लेकर तो हमेशा से ही जो हमारे देश का वामपंथी इकोसिस्टम है उनको पीड़ा होती है कि भाई वन टोन में क्यों दिखा दिया, उनमें ग्रे शेड्स क्यों नहीं है, इमोशनल लेयर्स क्यों नहीं है। RRR के समय भी बहुत सारे रिव्यूज़ में ये हमें पढ़ने को मिला था कि बिल्कुल एविल दिखा दिया है, उनमें कोई भी ग्रे शेड्स नहीं है, लेयर्स नहीं है। बहुत सारे रिव्यूज़ में आपको ये बातें पढ़ने को मिल जाएंगी। हालांकि RRR को लेकर उनकी जो पीड़ा थी वो उससे और कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें सावरकर जी के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ फ्लैग राजामौली जी ने पूरा उपयोग किया था। इसके अलावा प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को जितने गर्व के साथ में उन्होंने दिखाया था, हिंदू सिंबल्स को जितने गर्व के साथ में दिखाया है, या हमारे जो आदिवासी समाज है उनको हमारी हिंदू संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ उन्होंने दिखाया है। बहुत सारी बातें हैं RRR में जिसने उन्हें बहुत परेशान किया। तो RRR तो एक बहुत ही अलग लेवल की फिल्म थी, वो उसके बारे में तो कुछ क्या कहना। बाकी सरदार उधम सिंह की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड को उन्होंने बहुत ब्रूटल वे में वहाँ पर दिखाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म थी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर सरदार उधम सिंह को आप जरा ध्यान से देखना, उसमें हमारा जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम है ना, उसका 100% क्रेडिट उन्होंने कम्युनिज्म को दिया है कि भाई कार्ल मार्क्स पैदा नहीं होता तो हमें स्वतंत्रता मिलती ही नहीं। ये कुल मिलाकर वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस फिल्म को ध्यान से देखना, उसमें आप देख लीजिए हमें स्वतंत्रता की संग्राम की प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह जी से मिली, छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली। ये दिखाना चाहिए ना, ये हमारे प्रेरणा स्थान है स्वतंत्रता संग्राम के।
वहां पर पूरा कार्ल मार्क्स को, कम्युनिज्म को ही उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया है। ये बात सही है कि सरदार उधम सिंह वे कम्युनिस्ट संगठन के साथ में जुड़े हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वो एक पहलू आप पहलू के रूप में केवल दिखा सकते थे। फिल्म में उन बातों पर बहुत मुख्यतः उन्होंने फोकस किया और यही नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है कि भाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पूरा का पूरा क्रेडिट तो कम्युनिस्टों को जाता है, कार्ल मार्क्स को जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हम तो पिछले 1000 वर्षों से विदेशी आक्रांताओं से लड़ रहे हैं। तो ये बात मुझे सरदार उधम सिंह फिल्म की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ठीक है, टेक्निकली वेल मेड होगी, मुझे ये बात फिल्म की नहीं आई थी पसंद, और इसी कारण से आप देख लीजिए बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम उस फिल्म को सेलिब्रेट करता है। किसी ने भी उस फिल्म पर कोई आक्षेप नहीं लिया सरदार उधम सिंह फिल्म पर, क्योंकि उनके नैरेटिव को वो फिल्म सूट करती है। तो वो चलो एक सरदार उधम सिंह अलग बात हो गई। बाकी स्वतंत्रवीर सावरकर की बात करें तो ये फिल्म तो बॉलीवुड ने इग्नोर ही कर दी, क्योंकि सावरकर जी के नाम से ही उनको मिर्ची लगती है क्योंकि वो नाम भी वो नहीं लेना पसंद करते, क्योंकि वो इतना पेट में मरोड़े उठाता है ना सावरकर जी का नाम। हमारे देश की जितनी भी वामपंथी है या जो भी आप देख लेफ्ट का इकोसिस्टम कह लीजिए, देश विरोधी ताकत जो भी कह लीजिए, सावरकर जी के नाम से बहुत चिढ़ है और इसी कारण से उन्होंने इस फिल्म को इग्नोर ही कर दिया। आप देख लीजिए, एक दिन पहले लापता लेडीज को ऑस्कर में सिलेक्ट किया गया, ये न्यूज़ जब आई ना, जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है सब जगह पर आर्टिकल, चर्चा पर चर्चा देखने को मिली। उसके दूसरे ही दिन ये न्यूज़ आई थी जितना मुझे पता है। अब ऑफिशियल आप कह रहे हैं आई है, मैंने वो चेक नहीं किया, परंतु दूसरे दिन जब ये न्यूज़ आई स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म का भी नाम उस लिस्ट में है, तब सब चुप हो गए। कहीं पर भी वो मीडिया में चर्चा या वो सेलिब्रेशन वगैरह देखने को नहीं मिला। तो ये तो फर्क है जी। सावरकर जी के नाम के कारण सब फिर पीछे हट जाते हैं। हाँ, लापता लेडीज जो है वो मतलब अगर देखा जाए तो एक चुराई हुई कहानी है। 90s के दशक में हमारी ही सीरीज थी, उससे चुराई हुई कहानी है, उसी से ही सब कुछ। तो ऐसी कहानी को भेजने का क्या अर्थ था? ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे इस पॉडकास्ट। लापता लेडीज को देखिए, ऑस्कर में अगर आपको जीतना है, आप विश्व भर से जितना भी वर्ल्ड सिनेमा आता है, जो फॉरेन फिल्म्स की कैटेगरी में जो भेजा जाता है ना, आप सभी फिल्मों को उठा करके देख लीजिए, सारी की सारी फिल्में वोक एक्टिविज्म पर बेस्ड ही होती है। चाहे वो ईरानियन फिल्में देख लीजिए या दूसरी फिल्में, कहीं ना कहीं पर आपको उसमें कुछ सेक्सुअल लिबरेशन वाला थीम देखने को मिल जाएगी, या परिवार के अगेंस्ट जाने की थीम देखने को मिल जाएगी, या रीति रिवाज और परंपराओं का विरोध करने की थीम मिल जाएगी। इस थीम के बगैर ऑस्कर में पुरस्कार नहीं मिलते। ऑस्कर हो या कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, वहां पर आपको अवार्ड्स चाहिए तो आपको कोई ना कोई ऐसी वोक थीम डालनी होगी, तभी और तभी अवार्ड्स मिलते हैं। ये एक अनरिटन रूल है। और ये बातें आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पर ऑस्कर को लेकर के इतने ये हवा खड़ा करते हैं, पर आप देख लीजिए पिछले लगभग 2015 के बाद में अमेरिका के जो कंजर्वेटिव्स हैं ना, वो ऑस्कर की बहुत खुलकर आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि 2015 से पहले ऐसा नहीं था इतना। मतलब तब भी थोड़ा सा ऐसी प्रोग्रेसिव थीम वाली फिल्मों को प्रमोट किया जाता था, परंतु फिर भी तब तक भी 2015 से पहले तक भी जो मेन स्ट्रीम फिल्में भी होती थी हॉलीवुड की, उनको भी वो अवार्ड्स मिल जाते थे। परंतु 2015 के बाद में एकदम से फिर जो वोक थीम वाली फिल्में हो या फिर जो वाइट सुप्रीमसिस्ट को बैश करने वाली फिल्में इस प्रकार से, तो इस कारण से अमेरिकन कंजर्वेटिव्स ऑस्कर को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म करते आए हैं पिछले 7-8 वर्षों से। और दुनिया भर में जितनी भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर अगर आपको फिल्म भेजनी है तो इसी प्रकार की फिल्में भेजनी होती है कि जिनमें आप अपने देश को पिछड़ा हुआ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में दिखा दो, और फिर वहाँ पर कुछ वो लिबरेट कर रहे हो रीति रिवाजों से, परंपराओं से वगैरह वगैरह, या सेक्सुअल लिबरेशन वाली थीम हो। यही फिल्में वहाँ पर चलती है। RRR को भी आप देख लीजिए, जो इतना सक्सेस मिली थी पिछले 2 वर्ष पहले, पिछले वर्ष ही शायद ऑस्कर्स में, तो उसके पीछे का भी मूल कारण यही था कि जो अमेरिकन्स थे उनका RRR की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या था कि ये व्हाइट सुप्रीमसिस्ट के विरुद्ध है, क्योंकि उन गोरों के विरुद्ध ही हम लड़ रहे थे ना। तो उनका देखने का दृष्टिकोण क्या था कि भाई ये व्हाइट सुप्रीमसिस्ट के विरुद्ध है, और ट्राइबल कल्चर को भी उन्होंने प्रमोट किया है कि भाई एक ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले कोमाराम भीम जी, और फिर वो व्हाइट सुप्रीमसिस्ट के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो ये उनके अनुसार एक वोक थीम वाली फिल्म थी। और इसी कारण से आप देख लीजिए, पिछले वर्ष हमारे देश की जितनी भी मीडिया है, या वामपंथी मीडिया, या फिर इवन फिल्म कंपनियन ने भी कुछ आर्टिकल वगैरह लिखे थे, उसके माध्यम से उन्होंने बार बार ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि भाई ये कोई ये फिल्म तो उल्टा
हिंदू बहुसंख्यकों की दृष्टि से बनी हुई फिल्म है, ये भारत के बहुसंख्यकों के दृष्टिकोण से बनी हुई फिल्म है। ये कोई आप जैसा समझ रहे हैं ना कि ट्राइबल कल्चर और व्हाइट सुप्रीमसिस्ट के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें तो उल्टा हिंदू सिंबल्स को ग्लोरीफाई किया है, या हिंदू नेशनलिस्ट सावरकर जैसे उसके फ्लैग को उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। तो ये आर्टिकल लिख लिख कर बाहर बताने का प्रयास किया कि भाई इसमें तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को उन्होंने प्रमोट किया है। इवन कुछ अमेरिका के जो मीडिया हाउस थे उन्होंने राजामौली जी का इंटरव्यू लिया, उनसे ये स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछे कि आप पर आरोप लगते हैं कि आप अपनी फिल्मों के माध्यम से ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को प्रमोट करते हैं। वो इंटरव्यू पर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया था पिछले वर्ष। तो ये बताने का प्रयास किया गया बाहर कि आप लोग जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है, इस फिल्म में तो उल्टा मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है इन्होंने। तो ये इसी कारण से आरआरआर को मेरे अनुसार और ज़्यादा सफलता मिलती अगर इस प्रकार के आर्टिकल्स नहीं लिखे होते कि भाई ये तो इंडियन मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है वगैरह वगैरह। तो शायद और केवल नाटू नाटू सॉन्ग को ही नहीं और भी कुछ अवार्ड्स मिल सकते थे इसे। जी जी जी। तो ऑन दैट नोट मेरे ख्याल से हमने एक सार्थक चर्चा करी जो अगस्त और सितंबर की फिल्में थी, जिसमें प्रीडोमिनेटली अगस्त की फिल्में थी। ऐसे ही हर महीने हम महीने के अंत में इसी प्रकार से एक पॉडकास्ट लेके आएंगे प्रतीक भाई के साथ, और उसमें हम महीने की जितनी भी फिल्में हैं उसको दोनों तरीके से, टेक्निकली कैसी हैं और उसमें क्या क्या प्रोपेगेंडा है, दोनों तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। प्रतीक भाई आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसका, और ऐसे ही हम हर महीने जुड़ते रहें, ये हमारी चेष्टा रहेगी। जी धन्यवाद अनुज भाई और गर्वित भाई, धन्यवाद।